So, hello everyone. This side Aditya from LNAI Academy. So, आज हम ये जो वेबिनार लेने जा रहे हैं डेट इज ऑन हाउ टू बिल्ड ईमेल एजेंट। ईमेल एजेंट को एआई के थ्रू कैसे बनाते हैं, ये हम इस सेशन में सीखेंगे। सो द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप सब लोग अभी म्यूट मोड पर हैं और आपके जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो हम क्लास के लास्ट में अटेंड करेंगे। उसके बाद आपका जो भी क्वेरीज हैं आप मीनवाइल चैट में अपना पुट कर सकते हैं, तो एंड में उनको भी कवर करेंगे। सो नाउ द पॉइंट इज कि जब हम बात करते हैं एजेंट्स की, सो द वेरी फर्स्ट थिंग जो हमारे ब्रेन में आनी चाहिए कि एजेंट क्या होता है। नॉट इन एआई कॉन्टेक्स्ट, इन जनरल कॉन्टेक्स्ट अगर आपसे कोई बोले कि व्हाट इज एग्जैक्टली एजेंट, तो अगर हम उस एजेंट को इमेजिन करने की कोशिश करें तो लाइक LIC एजेंट, पॉलिसी एजेंट, अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है तो उसके लिए भी एक एजेंट। सो एजेंट इज समवन जो आपके बिहाफ पर कोई काम परफॉर्म करे और आपका टाइम बचाए। जैसे आपको कोई भी काम कराना है तो आप खुद से जो स्टेप्स हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे, तो बेटर है कि आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए कोई एजेंट यूज कर सकते हैं जो वो सारे स्टेप्स आपको कंप्लीट करके दे देगा। तो रियल वर्ल्ड में अगर हम एजेंट की बात करते हैं तो एजेंट इसी तरह के जो हमारे लोग होते हैं उनको कहते हैं। नाउ अगर हम बात करते हैं एआई एजेंट, तो एआई एजेंट में हम लोग एक ऐसा कोई कोड लिख सकते हैं जो हम मैन्युअली काम करते हैं उसको वो खुद करके आ जाए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपसे कहा जाए कि मुझे किसी को मेल सेंड करनी है, तो आपके स्टेप्स क्या क्या होंगे। सबसे पहला स्टेप होगा आप लॉग इन करेंगे। लेटर सपोज हम जीमेल को कंसीडर करते हैं। सेकंड स्टेप होगा कि आप कंपोज बटन पर क्लिक करेंगे मेल सेंड करने के लिए। तीसरा स्टेप होगा आपका, आप टू मेल आईडी बताएंगे, टू की मेल आईडी क्या है। फोर्थ आप सब्जेक्ट बताएंगे। उसके बाद मैसेज की बॉडी बताएंगे, जो भी आपको मैसेज लिखना है। देन लास्ट में आप सेंड पे क्लिक कर देंगे। तो एटलीस्ट यू नीड टू परफॉर्म these basic 5 to 6 steps to send one email। अब अगर आपसे कहा जाए कि सर इस काम को मैं एक बार करता हूं तो मुझे ये सारे स्टेप्स इंप्लीमेंट करने में शायद प्रॉब्लम नहीं होगी, बट व्हाट इफ आई नीड टू परफॉर्म दीज स्टेप्स फ्रीक्वेंटली, मुझे आज भी करना है, कल भी करना है, एंड सपोज आई एम हैविंग वन एक्सेल शीट और इस एक्सेल शीट में मेरे जो कस्टमर्स हैं उनकी ईमेल आईडी रखी हुई है और उनका कोई पेमेंट का ड्यू चल रहा है वो रखा हुआ है, और मुझे क्या करना है, हर कस्टमर को मेल आईडी यहाँ से उठानी है और उसका जो पेमेंट ड्यू है वो मुझे यहाँ पर पिक करना है। उसके बाद अब मुझे उसे मेल करना है। नाउ इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत टाइम आपका लगने वाला है, क्योंकि आपको इंडिविजुअल जो कस्टमर है उसको एड्रेस करते हुए मेल बनाना है। ऐसा नहीं कर सकते सिंपली कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। आपको इंडिविजुअल कस्टमर का नेम चाहिए, इंडिविजुअल उसका पेमेंट उठाना है। तो अब इस काम को आप शायद किसी एजेंट से कराना पसंद करेंगे कि चलो एक एजेंट बना लेते हैं, और वो एजेंट क्या करेगा, हमारे एक्सेल शीट से डेटा को रीड करेगा और फिर हमारे बिहाफ पर हमारे अकाउंट में लॉग इन करेगा। ऑब्वियसली हम अपने एजेंट को क्रेडेंशियल बताने पड़ेंगे, है ना। हमारे बिहाफ पर हमारे अकाउंट में लॉगिन करेगा और जो जो हम करते हैं वो सब वो खुद करके आएगा और आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा। नाउ इन द सेम मैनर, अगर मैं एक ऐसा काम भी करना चाहता हूं जो सिर्फ मेल को सेंड ना करे, मेरे पास कोई मेल आई हुई है, उस मेल को पढ़ के मुझे समराइज करके बता दे कि ये मेल किसके रिगार्डिंग आई हुई, तो आप इस काम को भी एक एजेंट से करा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक मैंने आइडिया दिया कि एजेंट का काम क्या होता है,
वही जो आप खुद कर रहे थे। आप खुद करेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। बार बार करना चाहते हैं तो बेटर है कि जिस काम को आप बार बार करना चाहते हैं उसको किसी एजेंट से आप करा सकते हैं, और ऑब्वियसली सम सॉर्ट ऑफ क्रेडेंशियल्स आपको उसको देने पड़ेंगे, तभी वो आपके बिहाफ पर काम हमारा कर पाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसमें एआई का रोल कहां पर आएगा, क्योंकि इस काम को शायद कुछ लोग आउटलुक से कर सकते हैं या एक्सेल के किसी एक्सटेंशन से भी करा सकते हैं। तो इसमें एआई का रोल कहां पर आ रहा है? तो आप देखें, एआई का रोल इसमें आ रहा है मेल ड्राफ्ट करने। आपने इस पूरे पिक्चर में कहीं भी मैसेज की बॉडी नहीं बनानी है। आपका जो मैसेज जनरेट होगा, जो मैसेज की लैंग्वेज होगी, वो आपका ऑटोमेटिक एआई के थ्रू हम लोग जनरेट करा सकते हैं। सिर्फ आपको उस मैसेज में ईमेल आईडी और पेमेंट, एक एग्जांपल जो मैं ले रहा हूं, वो आपको फिट करना है, और उसके बाद आपका जो एआई का पार्ट होगा वो क्या होगा? मेल को जनरेट करना। एआई का पार्ट क्या होगा कि आप मेल रीड करना चाहते हैं, मेल सेंड करना चाहते हैं, इस बात का डिसीजन लें। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग एआई एजेंट अपना डेवलप कर लेते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए कि सर ये होगा कैसे, इस पूरे काम को अगर मैं करना चाहता हूं तो कैसे मुझे इस पूरे काम को करना होगा? और एक क्वेश्चन का आंसर और आगे बढ़ने से पहले कि सर जब मैं एआई एजेंट बनाऊंगा तो एआई एजेंट ईमेल के अलावा एसक्यूएल का भी हो सकता है कि मेरे डेटाबेस में डेटा रखा हुआ है और मैं एजेंट बनाकर उससे काम करा रहा हूं? आंसर इज यस। एक्सेल का भी हो सकता है? आंसर इज यस। तो मल्टीपल एजेंट भी कोलैबोरेट हो सकते हैं? आंसर इज यस। तो मल्टी एजेंट सिस्टम बनकर आपका तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा कॉन्सेप्ट आज की डेट में चल रहा है, दैट इज एजेंटिक एआई। तो एजेंटिक एआई का मीनिंग क्या हो गया? जहां भी आपके पास वर्क फ्लो अवेलेबल है, सीक्वेंस ऑफ टास्क आपको परफॉर्म करने होते हैं, दैट इज वर्क फ्लो, और उस वर्क फ्लो को आप ऑटोमेट करना चाहते हैं तो आप उसके लिए एक एजेंट अपना तैयार कर देते हैं। तो आज की डेट में जो कंपनीज हैं वो एजेंट्स की तरफ मूव कर रही हैं। आप किसी भी काम को करने के लिए एजेंट्स बना दीजिए, है ना। तो अब आप देखेंगे कि मेटा ने भी कई सारे एजेंट्स बना दिए हैं। आपको मेटा इंस्टा से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो उनके एजेंट आने शुरू हो गए। जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स हैं अब वो पूरी तरह से एजेंट की तरफ हमारे शिफ्ट होते चले जा रहे हैं। बहुत ज्यादा चांस है कि आप किसी भी कस्टमर केयर से बात करते हैं चैट पर, तो वो एक इंसान ना होकर एक एजेंट होगा जो उस इंसान के बिहाफ पर आपसे कम्युनिकेट कर रहा होगा। पहले क्या होता था, ये जो चैट बॉट होते थे वो स्टैटिक होते थे, उनके फिक्स क्वेश्चन है और वही आपको पूछने हैं और वो फिक्स आंसर देते थे। लेकिन अब वहां पर एजेंट आने शुरू हो गए, आपकी डायनेमिक क्वेरी को प्रोसेस करते हैं और आपके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स को जनरेट करते हैं। सोचिए, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का जो हमारा अब टास्क है ये बहुत आसान हो गया। 24/7 सर्विस अब आप दे सकते हैं अपने कस्टमर्स के लिए। एक साथ बहुत सारे लोगों को सर्विस आप दे पाएंगे। फाइन, अब एक पॉइंट और हमें डिस्कस करना होगा कि जो एआई का कॉन्सेप्ट है इसका इवैल्यूएशन कैसे हो रहा है, कैसे इवॉल्व हो रहा है। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले क्लासिक एआई को हम रख सकते हैं या ट्रेडिशनल एआई को रख सकते हैं। क्लासिक एआई या ट्रेडिशनल एआई में क्या होता था, आप सिर्फ डिसीजन लेते हैं। अब एआई के अंदर एक टर्म होता है, थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, जिसका नाम होता है हमारा मॉडल। तो सबसे पहले हमें इस मॉडल वर्ड को समझना पड़ेगा, ये मॉडल क्या होता है। तो कंपेयर करते हैं, ये एआई का सिस्टम है और एक तरफ हमारा ह्यूमन की लर्निंग करने के लिए ब्रेन रेस्पॉन्सिबल होता है, रीजनिंग करने के लिए ब्रेन रेस्पॉन्सिबल होता है, नई सिचुएशन को डील करने के लिए ब्रेन रेस्पॉन्सिबल होता है। इसी तरह से एआई एक लेमैन के लिए एक टर्म होगा, बट एआई के अंदर कोई तो होगा जो लर्निंग करता होगा, कोई तो होगा जो रीजनिंग करता होगा और नई सिचुएशन को हैंडल करता होगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडल। तो एआई के अंदर मॉडल नाम से एक हमारा क्या होता है, टर्म होता है जो सीखने वाला काम करता है। ब्रेन सीखता है टीचर से, आपके अपने एक्सपीरियंस से, बुक्स से, सोसाइटी से, ये लर्निंग कर रहा है। एआई मॉडल लर्न करता है डेटा से। आपको डेटा देना होगा,
ये सीखेगा। अगर आप अपने ब्रेन को, मान के चलते हैं एक छोटा किड है और वो 2 इयर्स का है, अगर आप उसे ये बताते हैं कि डाइनिंग टेबल पर खाना नहीं खाया जाता है, डाइनिंग टेबल पर आप बैठकर टीवी देखते हैं, तो वो यही सीखेगा। अगर आप उसे ये बताएं कि सोफे पर बैठकर आप खाना खाते हैं, तो वो यही सीखेगा कि सोफे पर बैठ के खाना खाया जाता है। इसी तरह से एआई का मॉडल जिस डेटा से ट्रेन किया जा रहा है, मेक श्योर क्वालिटी डेटा होना चाहिए। अगर इस डेटा में कुछ भी ऐसा लिखा है जो सही नहीं होता है, तो मॉडल वही सीख जाएगा और उसी तरह के आंसर देने शुरू कर देगा। फाइन, सो क्वालिटी डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, बाकी चीजें स्किल आपके पास हो सकती हैं, आप हार्डवेयर को परचेज कर सकते हैं, बट क्वालिटी डेटा अगर आपके पास नहीं आया तो बहुत सारे आगे के चैलेंजेस आपके बनने शुरू हो जाते हैं। फाइन, तो अब ये जो आपका क्लासिक एआई में हमारा मॉडल होता था, इस मॉडल से हम सिर्फ डिसीजन लेते थे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई ईमेल है, डिसाइड करो ये स्पैम है या नहीं। मेरे पास किसी रेस्टोरेंट का रिव्यू है, डिसाइड करो ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है या न्यूट्रल है, क्या है। ठीक है, तो ये काम क्लासिक एआई के मॉडल हमारे करते थे। पर इसी काम को करने के लिए मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का यूज किया जाता है। तो जो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, ये क्लासिक एआई के अंदर आपको समझने होते हैं। उसके बाद फिर हमारा कॉन्सेप्ट आया जनरेटिव एआई का। जनरेटिव एआई में हमारा जो मॉडल टर्म है, इसको बढ़ाकर लैंग्वेज मॉडल कर दिया है। अब जनरेटिव एआई में आपके लैंग्वेज मॉडल होते हैं। लैंग्वेज मॉडल क्या मॉडल होते हैं? जो कुछ प्रिडिक्ट करें, नेक्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट करें। एग्जाम्पल, आपने व्हाट्सएप पे किसी को लिखा हैप्पी, अब हैप्पी के आगे ऑटोमेटिक सजेशन आता है बर्थडे, एनिवर्सरी, डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट। तो ऐसा मॉडल जो किसी वर्ड के अकॉर्डिंग नेक्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट करे, ऐसे मॉडल को लैंग्वेज मॉडल कहा जाता है। जब वो नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करेगा, तो उस नेक्स्ट वर्ड का भी नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करेगा, फिर उसका भी नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करेगा। दैट मींस एक सेंटेंस पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। इसी को बोलेंगे जनरेशन, दैट इज जनरेटिव। तो जनरेटिव एआई में मॉडल शब्द को लैंग्वेज मॉडल कहा गया। मॉडल जो जनरेट नहीं करता, सिर्फ डिसीजन लेता है। लैंग्वेज मॉडल वो होता है जो जनरेट कर सकता हो। जब जनरेट करेगा तो डिसाइड भी कर लेगा, क्योंकि जो डिसाइड होने वाला आंसर है वो भी तो जनरेट ही करना पड़ेगा। दैट मीन्स डिसीजन प्लस न्यू कंटेंट जनरेशन। इसके बाद फिर आपका टर्म आता है हमारा एजेंटिक एआई। एजेंटिक एआई में जो आपका लैंग्वेज मॉडल है, वो लैंग्वेज मॉडल ही रहा, उसके लिए कोई नया और टर्म यूज नहीं करा गया। ठीक है, यानी कि अभी भी लैंग्वेज मॉडल ही होते हैं। सिर्फ क्या करा गया इनमें, लैंग्वेज मॉडल के साथ कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया गया टूल्स का। तो जब आप लैंग्वेज मॉडल के साथ टूल्स के कॉन्सेप्ट को ऐड कर देते हैं और इन दोनों चीजों को उठाकर आप किसको दे देते हैं, किसी एक कॉन्सेप्ट को दे देते हैं, तो वो एक कॉन्सेप्ट ही क्या कहलाता है, हमारा एजेंट कहलाता है। एजेंट वो होता है जिसके पास दो चीजें होती हैं, लैंग्वेज मॉडल होता है प्लस टूल्स होते हैं। ठीक है, लैंग्वेज मॉडल जनरेशन करने के लिए होता है, टूल्स एक्शन परफॉर्म करने के लिए होता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने मेल वाला एग्जाम्पल लिया, तो लैंग्वेज मॉडल क्या करेगा, ईमेल जनरेट करेगा। टूल क्या होगा, मेल सेंड करने वाला, कि मुझे क्रेडेंशियल बताओ, मैं मेल सेंड करके आऊंगा। तो इस तरह से जब हम एजेंट को ये दो चीजें दे देते हैं, तो अब ये क्या बन जाता है, हमारा एजेंटिक एआई की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो जनरली एजेंटिक एआई लोग तब बोलते हैं जब एक से ज्यादा एजेंट आपके पास अवेलेबल होते हैं, मल्टीपल एजेंट्स आपके पास यहाँ पर आते हैं। अब बात आती है कि सर हमने तो ये वर्ड सुना हुआ है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ये लैंग्वेज मॉडल के पहले हमने क्या लगा दिया, लार्ज वर्ड लगा दिया। लार्ज का मतलब है कि जो मॉडल की ट्रेनिंग हो रही है वो मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा पर हो रही है। आप मान के चलिए पब्लिकली जितना डेटा अवेलेबल है इंटरनेट पर, हर डॉक्यूमेंट जो अवेलेबल है इंटरनेट पर, जो भी ई बुक्स अवेलेबल हैं, सबको यूज करके मॉडल को ट्रेन किया जाए, तो फिर ऐसा लैंग्वेज मॉडल क्या बन जाएगा, लार्ज लैंग्वेज मॉडल बन जाएगा। और फिर इसी को हम और आप लोग क्या बोलते हैं, LLM कहते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल।
अगर हम आगे चलें तो मार्केट में कौन कौन से वेंडर हैं जो हमारे एलएलएम को ट्रेन करते हैं। सो एलएलएम को ट्रेन करना इज नॉट ए लाइक इजी टास्क। आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज आता है इतना डेटा, क्वालिटी डेटा अरेंज करना, उसको क्लीन करना, उसको मैनेज करना, क्योंकि इंटरनेट पे जो डेटा अवेलेबल है उसको कैसे ऑथेंटिक करेंगे आप कि वो सही है गलत है, क्या वो मॉडल ट्रेनिंग के लिए सही है नहीं है। तो लॉट्स ऑफ प्री प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड होगी इसके पीछे। उसके बाद जब ये टास्क पूरा हो जाता है, डेटा आप अरेंज कर लेते हैं, उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए वी नीड स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर, स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर इन टर्म्स ऑफ जीपीयूज। सो वी नीड पैरेलल्स ऑफ जीपीयूज, नॉट अ सिंगल जीपीयू। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर कॉस्ट आपकी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है। इवन मान के चलिए चैट जीपीटी एक एप्लीकेशन का नाम है जिसके पीछे जो एलएलएम चल रहा है, जिसको हम जीपीटी कहते हैं, उसको जब ट्रेन किया गया था तो ऐसा जीपीटी के वेंडर्स ने बताया कि एक मेट्रो सिटी में 1 मंथ का इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जितना होता है उतना इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन हमारा हुआ था चैट जीपीटी के मॉडल को ट्रेन करने के लिए। अब सोचिए पावर कंजप्शन के साथ जब मशीनें चली होंगी, जीपीयूज रन हो रहे होंगे, तो जो पॉल्यूशन वाला पार्ट है, कार्बन वाला पार्ट है, वो भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से चैलेंजेस एलएलएम को ट्रेन करने में सिर्फ डेटा के नहीं आते, स्किल्स के नहीं आते। स्किल तो मिल जाएगी, आप सीख सकते हैं। आर्किटेक्चर आप ट्रांसफार्मर का समझ लीजिए, आप अटेंशन क्या है उसे समझ लीजिए और आप शायद बना सकते हैं। बट मेरे पास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो मैं उस लेवल पर डेटा का यूज करके ट्रेन कर पाऊंगा? शायद नहीं हो पाएंगे। तो अभी अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर भी कोई भी अपना एलएलएम कोई बना रहा है। अभी हम जो यूज कर रहे हैं वो किस किस के ज्यादा यूज कर रहे हैं? ओपन एआई का। तो ओपन एआई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 2015 में बनाई गई थी और इसका एलएलएम आता है आपका जीपीटी, जो काफी फेमस है हमारा। ठीक है, ये जो जीपीटी है यही चैट जीपीटी एप्लीकेशन यूज करती है। ठीक है, तो चैट जीपीटी इज डिफरेंट, जीपीटी इज डिफरेंट एंड जीपीटी फुल फॉर्म इज जनरेटिव। जी साउंड्स फॉर जनरेटिव, प्री ट्रेन्ड जिसकी ट्रेनिंग हो रखी है पहले से ही। टी फॉर ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर इज द नेम ऑफ आर्किटेक्चर। जैसे जो लोग डीएल वगैरह जानते हैं तो शायद उन्हें पता होगा कि डीएल के अंदर एएनएन, सीएनएन, आरएनएन, फिर आपका एलएसटीएम आता था, सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल आए, तो आर्किटेक्चर होते हैं न्यूरल नेटवर्क के। तो उसी तरह से ट्रांसफॉर्मर एक आर्किटेक्चर होता है न्यूरल नेटवर्क का। ठीक है, फाइन। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास गूगल का भी आता है, जेमिनी, आप मेटा का यूज कर सकते हैं, लामा, आप ओ लामा यूज कर सकते हैं। लामा इज डिफरेंट, ओ लामा इज डिफरेंट। आप एक्स एआई का यूज कर सकते हैं। एक्स एआई एलोन मस्क की कंपनी है, स्पेस एक्स एआई, आप ये यूज कर सकते हैं। इनका ग्रॉक आ गया एंड मैनी मोर। आप क्वीन यूज कर सकते हैं, डीप सीक यूज कर सकते हैं। तो वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ एलएलएम्स अवेलेबल इन मार्केट। कुछ ओपन सोर्स है हमारे और कुछ हमारे ओपन सोर्स नहीं है। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं एलएलएम्स की तो मार्केट में कई सारे एलएलएम्स हमारे अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, सो आपके क्वेश्चन आंसर के लिए मैंने बताया कि हम क्लास के लास्ट में आपको पूरा टाइम देंगे जिसमें आपके क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। क्योंकि अगर मैं अभी बीच में आपके क्वेश्चन आंसर करूंगा तो जो मुझे आपको करके दिखाना है शायद वहां तक पहुंचने बहुत टाइम लग जाएगा हमारे लिए। तो पहले मैं आपको एक एजेंट बनाकर दिखाता हूँ कैसे वो काम करता है। उसके बाद फिर आपके क्वेश्चन आंसर जो भी होंगे हम उनको डिस्कस करेंगे, जो रिलेवेंट होंगे बिल्कुल डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब बात आती है सेटअप। सर इसका सेटअप कैसे तैयार? तो अगर मैं इसका सेटअप तैयार करना चाहता हूं तो अगेन वी नीड टू इम्प्लीमेंट मल्टीपल स्टेप्स। तो ऑब्वियसली एक सेशन में सारे स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करके दिखाना बहुत मुश्किल होगा। अभी मैंने इस सेशन में प्लान किया है कि आपको कोडिंग वाले पार्ट पर मैं फोकस करूंगा। एनवायरमेंटल सेटअप के लिए शायद हमें काफी ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसमें मैं आपको सिर्फ बता दूंगा कि एनवायरमेंटल सेटअप कैसे आपको करना है। कोडिंग वाला पार्ट मैं आपके सामने करके दिखाऊंगा इन फ्रंट ऑफ यू, एक एक लाइन में आपको लिखकर दिखाऊंगा कैसे एजेंट हमारा बनाएगा। ठीक है, चलो तो अब अगर हम बात करें सेटअप की तो सेटअप में आपका मान के चलते हैं
कि आपके पास एक नया लैपटॉप और अभी आपने इसे पहली बार ऑन किया, नया परचेस करके लाए या कहीं से भी आप, और फर्स्ट टाइम आपने इसे ऑन किया। अब यहां से मुझे अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है और ईमेल एजेंट बनाना है। अब क्या क्या मुझे इस लैपटॉप में रिक्वायर्ड होगा कि मैं ईमेल एजेंट तक पहुंच पाऊं। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले आपको python.org वेबसाइट पे जाना होगा, जहां से पाइथन के सेटअप को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। इट इज लाइक दिस। आप यहां जाएंगे python.org और यहां से आप पाइथन को पहले डाउनलोड करेंगे। ठीक है, ओपन सोर्स है, कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उसको मिल जाएगा। दूसरा पार्ट, अगर आप किसी स्पेसिफिक एडिटर पे जाना चाहते हैं, स्पेसिफिक एडिटर जनरली VS कोड हम लोग रिकमेंड करते हैं इसके लिए। आप आइडल, पाइचार्म या जुपिटर कोई और यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, तो बेटर है कि आप VS कोड पर जा सकते हैं। तो अगला पॉइंट होगा हमारा डाउनलोड VS कोड। तो आप यहां से VS कोड को डाउनलोड कर लीजिए। हर प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल होता है, आप विंडोज, मैक या जो भी प्लेटफॉर्म आपका है, आप वहां से विंडोज को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज VS कोड डाउनलोड करने के बाद VS कोड के अंदर पाइथन का एक्सटेंशन ऐड करना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये जो स्टेप्स हैं ये थोड़ा सा विजुलाइज वो लोग इजीली कर पाएंगे जो थोड़ा सा पाइथन में हैं और वो एक बेसिक आइडिया पाइथन का जानते हैं। ऑब्वियसली जो लोग पाइथन बैकग्राउंड से नहीं है, किसी दूसरे बैकग्राउंड से हैं, तो उनके लिए सारी चीजें बहुत ज्यादा अभी समझ में नहीं आएंगी। बट द पॉइंट इज कि ऐसा करने के बाद, ऐसा सीखने के बाद इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, तो पाइथन एक्सटेंशन मैंने ऐड करा VS कोड के अंदर। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा VS कोड के अंदर। इस काम को करने के लिए 2 लाइन की कमांड होती है, उससे आप वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो स्टेप आएगा हमारा इंस्टॉल लाइब्रेरीज। कौन कौन सी लाइब्रेरीज हैं जो मुझे इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, तो आई एम यूजिंग LangChain फ्रेमवर्क टू इम्प्लीमेंट दिस कॉन्सेप्ट। तो मैं अभी जो आपको ईमेल एजेंट बनाकर दिखाऊंगा, ये मैं आपको LangChain से बनाकर दिखाऊंगा। तो आपको कुछ लाइब्रेरीज रिक्वायर्ड होंगी जो आप इंस्टॉल करेंगे। पिप इंस्टॉल LangChain, दूसरी लाइब्रेरी होगी आपकी LangChain 4, तीसरी लाइब्रेरी होगी आपकी LangChain के साथ पार्टनर पैकेज की। पार्टनर पैकेज दैट मीन्स आप किस LLM को यूज कर रहे हैं। अगर आप OpenAI को यूज कर रहे हैं देन यू नीड टू डाउनलोड OpenAI। अगर आप Grok यूज कर रहे हैं देन यू विल डाउनलोड Grok। ध्यान रखना GROQ दिस इज डिफरेंट, GROK दिस इज डिफरेंट। Grok एलोन मस्क वाली ऑर्गेनाइजेशन है, उसका पार्टनर पैकेज है, और दिस Grok इज डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो अपना LLM नहीं बनाती, जो बाकी LLMs हैं उनका फास्ट इन्फ्रेंस करके हमारा देती है। आप ये भी कर सकते हैं गूगल जनरेटिव AI अगर आप यूज करते हैं Gemini के, तो यहाँ पर आपको पार्टनर पैकेज की जरूरत पड़ेगी। तो आई विल बी यूजिंग OpenAI, GPT का LLM मैं यूज करूंगा, तो मैंने ये लगाया। उसके बाद मुझे रिक्वायर्ड होगा मेलिंग के लिए कुछ लाइब्रेरीज रिक्वायर्ड होंगी, तो उसके लिए मैं लिखूंगा यहाँ पर गूगल कम्युनिटी LangChain गूगल कम्युनिटीज। तो दीज आर द सम एसेंशियल लाइब्रेरीज दैट यू नीड टू इंस्टॉल। ठीक है, ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के बाद फिर आपका अगला काम होगा ऑब्टेन
एपीआई की, आपको एपीआई की ऑब्टेन करनी पड़ेगी। आप जीपीटी का यूज करना चाहते हैं तो जीपीटी का जो एपीआई प्लेटफॉर्म है वहां पर अपना अकाउंट बनाएंगे और वहां पर आपको मिनिमम $5 ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी जिससे आपकी एपीआई की आ जाएगी। बट आई वुड सजेस्ट कि आप ग्रॉक के पास जाएं। ग्रॉक में आपका ओपन सोर्स लेवल पर आपको एपीआई बन जाती है। कैसे, ये मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ एपीआई की वाला पार्ट। तो आपको यहाँ लिखना है, अगर आप ओपन एआई पे जाते हैं तो ओपन एआई डेवलपर प्लेटफॉर्म पे जाएंगे और यहाँ पर आपको अपना लॉगिन करना पड़ेगा। आई गेस मेरे में लॉगिन होगा, तो हो सकता है मेरा पुराना वाला उठा ले, अदरवाइज आप जीमेल का यूज करके भी जा सकते हैं और यहाँ से आप अपनी एपीआई की वगैरह बना सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने 2 अपनी एपीआई की बना रखी है, तो आप और बनाना चाहते हैं तो अपनी एपीआई की यहाँ से बना सकते हैं, क्रिएट न्यू सीक्रेट। ठीक है, अगर आप ओपन सोर्स मैनर में जाना चाहते हैं तो इसकी जगह आप यहाँ जा सकते हैं, ग्रॉक एपीआई की पे जाइए, और यहां से आप अपने एपीआई की बना सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको पहले अपना जीमेल अकाउंट से लॉगिन करना होगा। इसमें मेरा अपने आप पिक कर लिया, तो आपको पहले स्क्रीन जो आएगी वो आपका लॉगिन करने की होगी, तो आप जीमेल अकाउंट से कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका लॉगिन हो जाएगा तो आप अपने एपीआई की बना सकते हैं। ये फ्री है, इसमें आपके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, इट इज कंप्लीटली फ्री। अब ये सब करने के बाद अब सबसे पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा कैसे आप एलएलएम के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, अभी एक पॉइंट बचा है हमारा जो मैं अभी बताऊंगा आपके लिए। अब हम चलते हैं थोड़ा सा कोड की तरफ। तो VS कोड मैंने बताया मैं यूज कर रहा हूं। तो इट इज नॉट लाइक कि VS कोड ही यूज करना है, आप कोई भी एडिटर यूज कर सकते हैं, बट पर्सनली VS कोड के साथ जाने में आपका एक्सपीरियंस अच्छा है तो आप जा सकते हैं। आप जुपिटर पे भी जा सकते हैं, आप नोटपैड से भी कर सकते हैं। तो थियोरेटिकली नोटपैड से भी कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकली शायद कोई करना नहीं चाहेगा बिकॉज आपको बहुत लिखना पड़ेगा। VS कोड आपको इंटेलिजेंस फीचर देता है। इंटेलिजेंस का मीनिंग होता है कि आपको सजेशन कोड के आते रहेंगे। इवन अब तो VS कोड के अंदर गिटहब कोपायलट ऐड हो गया है, तो आप गिटहब कोपायलट के थ्रू भी इस काम को आसानी से करा सकते हैं। ठीक, एक नई फाइल बनाते हैं। मान लीजिए ये कर दिया मैंने w1.py। तो यहां से हम शुरू करते हैं, जहां पर आपके पास एक प्लेन पाइथन फाइल है जिसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, और उस फाइल में क्या लिखे हैं ऐसा कि हम मेल सेंड करने वाला एजेंट बना पाए, है ना। एनवायरमेंटल सेटअप का एक आइडिया मैंने आपको दिया। ऑब्वियसली सिर्फ आइडिया देने से शायद आप नहीं कर पाएंगे, हाँ थोड़ा बहुत अगर आप जानते हैं तो उस आइडिया को आप शायद कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एलएलएम को एक्सेस करने के लिए जो भी पार्टनर पैकेज आप यूज कर रहे हैं उसकी एक क्लास होगी, उसे इंपोर्ट करनी होगी। सो आई विल बी यूजिंग जीपीटी। यहां लिखेंगे फ्रॉम LangChain, जो भी आपका पार्टनर पैकेज है आप उसको यहां पर स्पेसिफाई कर दीजिए। OpenAI इंपोर्ट चैट OpenAI, जो इसकी क्लास है वो आप यहां पर अपना यूज करेंगे। ठीक है, तो अब टेक्निकली दिस इज द नेम ऑफ लाइब्रेरी और यू कैन थिंक मॉड्यूल, एंड दिस इज द नेम ऑफ पाइथन क्लास। तो ये पाइथन की क्लास है, इट इज नॉट ए फंक्शन। Just you need to call this class and you will get object of this class. तो उस ऑब्जेक्ट को हम LLM पुकारना चाहें तो पुकार सकते हैं। Now you need to specify 2 things as a argument in this constructor. First one is model name of GPT. GPT कौन सा वर्जन यूज करना चाहते हो, 4, 5, 2, 3 कौन सा यूज करना है। एंड अनदर आर्गुमेंट इज API, जो आपने एपीआई की बनाई है वो आप कौन सा यहाँ पर यूज करेंगे, आपको वो स्पेसिफाई यहाँ पर करना पड़ेगा।
नहीं, if you are using Grok, then you need to change this. You will write from LangChain underscore Grok import chat Grok. तो इस तरह से ये आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप कोई और यूज करते हैं तो फिर से आपको चेंज करना पड़ेगा फ्रॉम LangChain अंडरस्कोर गूगल जनरेटिव AI इंपोर्ट चैट गूगल AI। इस तरह से आपके जो मॉड्यूल का नाम होगा वो आपके पार्टनर पैकेज क्या है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है, सेम नहीं होगा, बट जो आप स्टैंडर्ड देखेंगे, जो स्ट्रक्चर देखेंगे वो लगभग सेम होगा, ठीक है। अब ये मेरा LLM यहाँ पर मुझे स्पेसिफाई करना, तो आई विल बी यूजिंग GPT 4o मिनी। आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, मैं 4o मिनी यूज करता हूँ। नाउ रिगार्डिंग API की, सो दिस इज वेरी सेंसिटिव। API की अगर आप किसी को दिखाएंगे और वो API की उसने कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट में यूज करी तो आपका जो क्रेडिट है वो माइनस हो रहा होगा। तो दिस इज वेरी सेंसिटिव। एंड वन थिंग मोर कि जब आप अपनी एप्लीकेशन को बनाकर डेप्लॉय करेंगे, गिटहब पे लेके जाएंगे, तो API की को एक्सपोज करते ही आपकी API की ब्लॉक हो जाएगी। तो कभी भी आपको अपने कोड में API की को स्पेसिफाई नहीं करना होता है, ठीक है। आप लोकल सिस्टम में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं, प्रोडक्शन में कभी भी API की को कोड में नहीं लिखा जाता। अगर आप लिखेंगे और जैसे ही आप गिटहब पे पब्लिश करेंगे आपका API की ब्लॉक कर दी जाएगी। तो इसका सोल्यूशन होता है एनवायरमेंट। आप क्या करिए, एक एनवायरमेंट में API की को सेट कर दीजिए, ठीक है। तो कैसे करते हैं, कई तरीके हैं। सबसे सिंपल तरीका, आप अपने सिस्टम के एनवायरमेंट वेरिएबल में जाएंगे और इस एनवायरमेंट वेरिएबल में यहां पर आपको एक सेट करना पड़ेगा और उसका नाम होता है एनवायरमेंट वेरिएबल का OpenAI अंडरस्कोर API की। अगर आपको ग्रॉक का करना है तो आप लिखेंगे ग्रॉक अंडरस्कोर API अंडरस्कोर की। गूगल का करना है जेमिनी वाला तो ये। तो इस तरह से दीज आर द प्री डिफाइंड वेरिएबल नेम्स। जैसे जावा के अंदर कोई पाथ सेट करते थे तो यहाँ पर हम पाथ लिखते थे, उसी तरह से आप किसी भी LLM को एक्सेस करने के लिए उसकी जो API की है उसका एक प्री डिफाइंड नेम होता है, वो आपको यहाँ लिखना होता है और ये आपकी API की वैल्यू को जो आपको यहाँ पेस्ट करनी होगी। जब आप ऐसा करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो ये क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो आपके एनवायरमेंट वेरिएबल में उसी नाम से की को सर्च करेगा और अगर मिल जाती है तो वो आपका यहाँ पर यूज करेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज क्या मुझे क्या करना है, इस LLM से कोई क्वेश्चन देना है और आंसर मुझे चाहिए, दैट इज कॉल्ड प्रॉम्प्टिंग। तो अब मैं LLM को अपना प्रॉम्प्ट देना चाहता हूँ, तो वो प्रॉम्प्ट आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं और चाहें तो हार्ड कोड ले सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने यूजर से इनपुट ले लिया, तो अभी इसमें मैं ईमेल का कोई फीचर ऐड नहीं कर रहा, अभी मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि LLM के साथ कम्युनिकेट कैसे किया जाएगा, ठीक है। prompt dot invoke LLM dot invoke and this is your prompt. So I am not using like correct way to write the prompt. एक्चुअल में prompt के लिए आप prompt template बनाते हैं, साथ में मैसेज ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं, so that is like standard way, but अभी हम इसका यूज करेंगे तो कुछ ना आंसर मिलेगा। Now you will get your response. So if I will print this response, you will get lots of things along with your answer. So enter prompt. So let's write a simple prompt. What is capital of India? तो इसका कोई खास पर्पस नहीं रहेगा, हमारा पर्पस इस कोड को लिखने का कि हम LLM से कम्युनिकेट करना शुरू कर गए। यू आर गेटिंग द आउटपुट
कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली, एंड दिस इज कॉल्ड मेटा डेटा। मेटा डेटा में आपका टोकन काउंट का मेनली आता है कि आपका कितना टोकन यूज हुआ इस काम को करने में। दैट मीन्स कॉस्ट पार्ट इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन योर नंबर ऑफ टोकन्स। आपने इनपुट में प्रॉम्प्ट जो लिखा उसमें कितने टोकन्स हैं, रिजल्ट में कितने टोकन्स हैं, कलेक्टिवली दोनों का चार्ज होता है। दोबारा सुनेंगे, टोकन्स काउंट सिर्फ रिजल्ट के नहीं होते, टोकन काउंट्स इनपुट प्रॉम्प्ट के भी साथ में होते हैं। हाँ, दोनों का चार्ज जो होता है वो अलग अलग उसकी प्राइस लिस्ट होती है, बट कंबाइंड चार्ज आपको पे करना होता है। अब सर ये कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट नहीं देखना मुझे सिर्फ ये देखना है, तो मुझे यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, सिर्फ कंटेंट निकालना पड़ेगा। तो आई विल राइट रेस्पॉन्स डॉट कंटेंट। जो भी आप पूछना चाहते हैं वो आप पूछ सकते हैं। मैंने इससे बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछा है, डज गॉड एग्जिस्ट। देखते हैं क्या आंसर देता है। तो इसने सब्जेक्टिव आंसर दिया, ठीक है, कि ये एक यस और नो वाला आंसर नहीं है, डिबेटेड पॉइंट है हमारा। अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू आपके हो सकते हैं, बेस्ड ऑन साइंस, बेस्ड ऑन फिलोसफी, है ना, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू आपके हो सकते हैं। अगेन वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि हमने क्या पूछा, वी आर इंटरेस्टेड कि हाँ अब हम एलएलएम के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि एलएलएम क्या होता है, वो हमारी समझ में आ रहा है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज वी नीड टू डिफाइन टूल पार्ट। तो एलएलएम इज रेडी। मैंने अभी आपको बताया थ्योरी में कि एजेंट को बनाने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एलएलएम प्लस टूल। एलएलएम पार्ट इज रेडी, दैट्स इट। ठीक है, इतने से अपना काम हो जाएगा। अब मुझे टूल वाला पार्ट आपको करके दिखाना है। अगर ये भी हमने कर लिया, उसके बाद फिर एजेंट कैसे बनेगा हम बड़ा आसानी से बना लेते हैं। टूल की तरफ चलते हैं। तो अगर हम पाइथन स्टाइल की बात करें, तो टूल इज नथिंग, इट इज अ पाइथन फंक्शन। टेक्निकल थोड़ा अगर मैं बोलूं तो आप पाइथन में फंक्शन बनाते हैं, किसी भी फंक्शन को ही टूल की तरह यूज कर सकते हैं इस काम को करने के लिए। तो एक डेकोरेटर आपको साथ में लगाना पड़ेगा। तो लेट अस सपोज मैंने लिखा है यहाँ पर फ्रॉम LangChain डॉट टूल्स इंपोर्ट टूल। तो मैं क्या करता हूं, सिंपली एक कोई फंक्शन बना देता हूं, लेट अस सपोज ऐड नाउ, और ये आपका मान लीजिए 2 फ्लोट आर्गुमेंट ले रहा है और रिटर्न भी करेगा फ्लोट रिजल्ट। अब आई नीड टू राइट डॉक स्ट्रिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप कोई टूल डिफाइन करें तो आप उसका डॉक स्ट्रिंग जरूर लिखें, क्योंकि एलएलएम डॉक स्ट्रिंग से ही समझता है कि आपके प्रॉम्प्ट में क्या आया और किस टूल को मुझे रन करना है। तो अब यहां मैं लिखूंगा दिस टूल इज फॉर एडिंग 2 numbers and then I will write actual logic, return a plus b. So I am defining a very simple tool. Just मुझे बताना है कि टूल क्या होता है, rather than कि कितना कॉम्प्लेक्स में बना सकते हैं। So this is the main part. You need to decorate ordinary Python function with a tool decorator. Without this, it is like a normal Python function. अगर मैं ऐसा करता हूं, now it becomes tool. अगर ये टूल हो गया तो अब एजेंट इसे कॉल कर सकता है। और अगर ये नॉर्मल पाइथन फंक्शन है, एज ए प्रोग्रामर यू आर रेस्पॉन्सिबल टू कॉल दिस फंक्शन। सो 4 तरीके होते हैं टूल बनाने के। एक तरीका मैंने बताया जो मुझे सबसे आसान लगता है इस सेशन के लिए, वो मैंने यूज कर लिया। नाउ अब अगला काम क्या करना है, मुझे एजेंट बनाना है और एजेंट को ये टूल और एलएलएम दोनों बनाकर दे देना।
मैंने यहाँ पे लिखा फ्रॉम LangChain डॉट एजेंट्स इंपोर्ट क्रिएट एजेंट। LangChain के अंदर हमारा ये फंक्शन होता है जिसका नाम है क्रिएट एजेंट। अब आपको क्या करना है, इस फंक्शन को बनाना है। टूल तैयार, LLM तैयार, अब एजेंट तैयार करना है। एजेंट इज इक्वल टू क्रिएट एजेंट और इस क्रिएट एजेंट फंक्शन में आप बताएंगे मॉडल इज इक्वल टू योर LLM और टूल्स इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ टूल, क्योंकि ये एक टूल नहीं लेता है, एक से ज्यादा टूल आपका यूज करेगा। तो मैंने अपना ऐड नाम का टूल दे दिया यहाँ पर, ठीक है। अब एजेंट तैयार हो गया, एजेंट को LLM दे दिया, टूल दे दिया। अब ये मेरा प्रॉम्प्ट आया। अब LLM पर इन्वोक नहीं करेंगे, किस पर इन्वोक करेंगे, एजेंट पर इन्वोक करेंगे। एजेंट डॉट इन्वोक और आपका ये प्रॉम्प्ट तैयार, ठीक है। लेकिन एजेंट का जो इन्वोक है उसका जो प्रॉम्प्ट होता है वो आपको डिक्शनरी की फॉर्म में देना होता है, जिसमें मैसेज नाम की की होगी आपकी, मैसेजेस नाम की होगी और इसकी वैल्यू एक लिस्ट में आपको अपना प्रॉम्प्ट देना। तो कुछ टेक्निकल है, इसको इग्नोर करते हैं। और इसका जो रेस्पॉन्स है वो वापस से मैसेज की में मिलेगा, तो फिर से हमें यहाँ पर मैसेज की से निकालना पड़ेगा और सबसे लास्ट में रेस्पॉन्स होगा, उस पे डॉट कंटेंट लगाएंगे। तो इग्नोर दिस पार्ट, दिस इज लाइक पाइथनिक सिंटैक्स। जस्ट आप ऐसा समझ लीजिए कि ऐसा लिखने से ये हो जाता है। ये तो आपको तब समझ में आएगा जब आप पाइथन के सिंटैक्स के साथ फैमिलियर होंगे। अब मैं इस कोड को रन कराता हूं। एक काम और करता हूं, इसको रन कराने से पहले मैं इस टूल के अंदर एक सिंपल प्रिंट लिखता हूं, दिस इज माई एड टूल। अब इसमें रीजनिंग वाला पार्ट देखते हैं इंप्लीमेंट होता है या नहीं। मैं लिखा यहां पर अगेन व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। सो नाउ जो एजेंट है वो क्या करेगा, मेरा प्रॉम्प्ट मेरे टूल्स LLM को सेंड करेगा और LLM से पूछेगा कि इस प्रॉम्प्ट का आंसर देने के लिए क्या जो यूजर ने टूल बताए हैं क्या उनमें से किसी का यूज हो सकता है। अगर हो सकता है तो वो टूल कौन सा है एजेंट को वापस कर देगा और फिर एजेंट उस टूल को रन कर देगा। अगर LLM को लगता है कि नहीं, इस प्रॉम्प्ट का आंसर देने के लिए जो मुझे टूल मिले हैं यूजर की तरफ से उनमें से कोई भी यूज नहीं होगा, तो LLM अपनी नॉलेज जो ट्रेनिंग में उसे दी गई है उस नॉलेज का यूज करके इसका रेस्पॉन्स हमें देगा और फिर हमारा टूल एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। ठीक, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो आंसर आया वो LLM की अपनी नॉलेज से आया, उसने मेरा कोई टूल यूज नहीं करा। अब मैं इसको फिर से रन करता हूं। और यहां पर मैंने लिखा काइंडली ऐड 4 and 5। अब क्या होगा, ये प्रॉम्प्ट प्लस जो मैंने टूल दिए हैं वो ये दोनों जाएंगे LLM के पास, GPT वाले। LLM रीजनिंग करेगा और रीजनिंग से पता करेगा कि इस प्रॉम्प्ट के लिए जो टूल अवेलेबल हैं वो यूज करूं या फिर मैं अपनी नॉलेज यूज करूं। तो इस तरह से अब देखते हैं LLM अपनी नॉलेज यूज करके आंसर देगा या मेरा टूल यूज करेगा। मेरा यूज करेगा तो मैंने साथ में प्रिंट लगा दिए तो ये भी चलेगा, और LLM अपनी नॉलेज यूज करेगा तो फिर ये वाला आउटपुट प्रिंट वाला नहीं आना चाहिए, है ना। चला,
दिस इज माई एडिटर। और आप ध्यान से देखें, मैंने कहीं भी इस फंक्शन को अपने प्रोग्राम में कॉल नहीं करा है। इसे कौन कॉल कर रहा है? मेरा एजेंट कॉल कर रहा है। तो इस तरह से अगर मैं यहां पर मैंने लिखा यहां पर मल्टीप्लाई 4 and 5। अब देखो, मेरे प्रोग्राम में ऐसा कोई टूल नहीं है जो इस काम को कर पाए, तो एलएलएम अपनी नॉलेज यूज करके ही आंसर देगा। मना कर रहा है। अब यहां पर आप अपने प्रॉम्प्ट में क्या लिख सकते थे कि आपको अगर मेरे टूल ना मिले तो आप अपनी नॉलेज यूज करके भी रेस्पॉन्स दे सकते हैं। सिस्टम प्रॉम्प्ट में इस बात को बताया जा सकता है। अब आते हैं सीधा अपना ईमेल वाले पार्ट में। तो अब ये बताइए कि क्या एलएलएम को मेल सेंड करना आता होगा? नहीं। मुझे क्या करना पड़ेगा? मेल सेंड करने का टूल बनाना पड़ेगा और फिर एजेंट को वो टूल हैंड ओवर करना पड़ेगा। तो सर, मेल सेंड करने का टूल कैसे बनाएं? तो अब इस पार्ट को दो अलग अलग फेज में समझने की जरूरत है हमारे। सबसे पहला पार्ट क्या करना होगा, आपको अपने गूगल के क्लाउड कंसोल पे जाना होगा और वहां पे आपको अपने क्रेडेंशियल्स की फाइल को क्रिएट करके लाना होगा। तो आप यहां लिखेंगे गूगल डेवलपर कंसोल। तो दिस इज ट्रिकी स्टेप जो आपको पहले परफॉर्म करना पड़ेगा। तो कुछ कॉन्फिडेंशियल होती है, तो आप जब करें तो मेक श्योर कि आपका पासवर्ड वगैरह जो भी है उसका ध्यान रखा जाए। तो यहां पर आप अपने प्रोजेक्ट को बनाएंगे। टेस्टिंग पर्पस के लिए फ्रीली अवेलेबल है, बट अगर आप प्रोडक्शन में यूज करेंगे तो फिर आपको परचेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप प्रोजेक्ट मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो आप अपना कोई नया प्रोजेक्ट बनाना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और फर्स्ट टाइम जब आप लॉग इन करेंगे तो सीधा लिख कर ही आएगा क्रिएट प्रोजेक्ट। और अगर बन चुका है तो फिर उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। प्रोजेक्ट का नाम देंगे क्रिएट प्रोजेक्ट। और यहाँ पे फिर अपनी जीमेल की एपीआई इनेबल करेंगे। इस प्रोजेक्ट में आप जीमेल की सर्विसेज हैं, लाइक गूगल मैप हो गया या गूगल का जीमेल वाला फीचर हो गया या गूगल की जितनी सर्विसेज हैं आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पर जीमेल एपीआई को सर्च करके इनेबल करेंगे। तो यहाँ पे आप गूगल के मैप वगैरह यूज कर सकते हैं। तो मुझे फिलहाल मैप में नहीं जाना है, मुझे जीमेल एपीआई सर्च करनी है। जीमेल एपीआई को इनेबल करने के बाद आपको फिर यहां पर इसका क्रेडेंशियल लिखकर आ गया एपीआई इनेबल्ड। ठीक है, अब अगला काम क्या करना पड़ेगा, एपीआई इनेबल्ड करने के बाद यहां से इसके क्रेडेंशियल्स को आपको गेट करना पड़ेगा। क्रेडेंशियल्स गेट करने के बाद फिर आप एक यूजर ऐड करेंगे इसके अंदर।
यहाँ से आपको अपनी ऐप बनानी होगी और ऐप बनाने के बाद फिर आपको यहाँ पर एक यूजर ऐड करना पड़ेगा। जब आप इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको अपना क्रेडेंशियल यहाँ देना पड़ेगा। ऑब्वियसली इस लाइव सेशन में मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा कॉन्फिडेंशियल होगा। तो ऑलरेडी मैंने इस काम को यहाँ पर करा हुआ। मैंने आपको एक आइडिया दिया कि यहाँ पर जाके आपको अपना क्रेडेंशियल ऑथेंटिकेशन देना पड़ेगा। जब आप ये कर लेते हैं तो आपको एक क्रेडेंशियल वाली फाइल अवेलेबल हो जाती है, लाइक दिस। ये फाइल आपको जब आप ऑथेंटिकेशन वहां पर ऐड करेंगे तो ये फाइल आपको अवेलेबल होगी, जो आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी और डाउनलोड करने के बाद अपना करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर ऐड करनी पड़ेगी। तो ये आपको जीमेल के क्लाउड पर जाकर पहले ये फाइल आपको क्रिएट करनी है। ठीक है, चलो अब अगला काम क्या है? अगला काम है कि हमारे पास मेल सेंड करने का, मेल रीड करने का, मेल को समराइज करने का, मेल को सर्च करने के रेडीमेड 5 टूल्स अवेलेबल हैं जो पहले से किसी ने बनाकर दे दिए। दैट मीन्स मुझे ये भी नहीं लिखना। मेल सेंड करने के रेडीमेड टूल्स आते हैं, उन रेडीमेड टूल्स को भी आप क्या कर सकते हैं, अपने कोड में यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो देखिए। अब इसको हटा देते हैं, इसकी शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जीमेल वाले टूल्स का यूज करेंगे। तो जीमेल टूल किट के अंदर हमें 5 से 6 टूल्स अवेलेबल होते हैं। मेल रीड करने का भी है, सेंड करने का भी है, मेल को ड्राफ्ट में सेव करने का भी है, और भी हमारे पास है। तो हम इस टूल किट का अपना यूज करेंगे। इस कॉल को हटा देते और हमने क्या करा, इस टूल किट के सारे टूल निकालेंगे। टूल किट इज इक्वल टू जीमेल टूल किट, टूल्स इज इक्वल टू टूल किट डॉट गेट टूल्स। ओके, एक काम करता हूं, इस कोड को मैं कमेंट कर रहा हूं अभी। पहले मैं आपको सारे टूल्स प्रिंट करके दिखाता हूं, जिससे आपको एक इमेजिनेशन होगा कि क्या टूल्स अवेलेबल थे इस किट के अंदर। These are the tools। ड्राफ्ट के लिए है, मैसेज सेंड करने का भी है, सर्च करने का भी है, मैसेज रीड करने का भी है। तो these are the predefined tools available in this toolkit। अब इन सारे टूल्स को बनाने वाले ने वैसे बनाया होगा जैसे मैंने आपको बनाकर दिखाया। अब मैं आपको फाइनली वो कोड बनाकर दिखाता हूँ जिसके लिए हम ये सेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मुझे इन सब की जरूरत नहीं है, ये तो बस आपको मैंने चेक कराने के लिए प्रिंट करा के दिखा दिया। मेरे पास LLM तैयार, मेरे पास एजेंट तैयार। अब एजेंट को इस बार मैं अपने जीमेल के टूल्स दूंगा सारे। जितने भी हमारे टूल्स हैं वो मैं इसको ऐड ऑन करके दे देता हूं। ठीक है, ठीक, प्रॉम्प्ट आया, मैसेज, दैट्स इट। अब इस कोड को अगर मैं रन कराता हूं तो देखते हैं क्या करता है। तो मैं पहले इसको चलाता हूं। अभी आपको बताऊंगा मैं कि मैंने अपना क्रेडेंशियल किस जीमेल अकाउंट का यूज किया था। फिर वहां पर मैं आपको जाके चेक करूंगा क्या मेरे पास मेल थी और ये एजेंट मेरा सही पढ़ रहा है या नहीं। देखते हैं, कुछ गलतियां भी हो सकती है, हो सकता है मैं उसे टाइप करने में हो गई होंगी। तो देखते हैं क्या हो। तो मैंने यहाँ लिखा रीड माई लास्ट ईमेल फ्रॉम
प्राइमरी इनबॉक्स। अब इस प्रॉम्प्ट के साथ देखते हैं क्या ये करता है। नाउ इट इज करेक्टली रीडिंग कि जो मेल है वो ये है, एलन ऑफिस से मेल आई है, इंटरव्यू शेड्यूल उसका सब्जेक्ट है, मैसेज में लिखा है हेलो आदित्य, वी आर प्लीज्ड टू अनाउंस दैट यू हैव शेड्यूल्ड दिस इंटरव्यू, रिगार्ड्स दिस। अब मैं आपको मैनुअली पहले चेक करके दिखाता हूँ कि मेरे किस मेल अकाउंट से इसने पढ़ी है और वहां पर ये मेल है या नहीं। तो मैंने अपनी ये वाली मेल आईडी यूज करी है, इसके जीमेल को मैं ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखो, दिस इज माई लास्ट ईमेल, यही लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं इस कोड को फिर से रन करता हूं। और मैंने इस बार लिखा read my last email and also summarize it। अब समराइज वाला काम तो एलएलएम करेगा, तो अब क्या होगा, जो भी मेरे ईमेल के कंटेंट आएंगे उस कंटेंट को रीड करने के बाद एलएलएम फिर उस पर रीजनिंग लगाकर अपनी तरफ से समरी जनरेट करके देगा। तो देखते हैं इस बार रिजल्ट में मेरी मेल और उसकी समरी दोनों आनी चाहिए। अब मैंने यहां पर दोबारा चलाते हैं और एक छोटा सा टास्क और करते हैं। रीड माई लास्ट ईमेल फ्रॉम primary inbox and also summarize it। तो मेक श्योर मीनवाइल अगर मेरे अकाउंट में कोई और मेल आ गई होगी तो फिर वो उसको रीड करना शुरू कर देगा। तो आप इस तरह से कर सकते हो। मैंने प्रॉपर मैसेज दिया कि मुझे प्राइमरी इनबॉक्स से रीड करके दो, क्योंकि हो सकता है प्रमोशंस के अंदर भी मैसेज आ गया हो, कोई हो सकता है अपडेट के अंदर आ गया हो ना। तो इस तरह से आप देखो यहाँ पर अलग अलग सेक्शन होते हैं आपके। जब आप इनबॉक्स में जाते हो तो दिस इज योर प्राइमरी, this one, this is your promotion, this is your social, this is your update। ये सब इनबॉक्स के अंदर ही तो आ रहा है, अलग थोड़ी आ रहा है आपको। तो अगर कोई किसी का प्रमोशन का मैसेज आ गया तो इसके अंदर वो लेटेस्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको अपना प्रॉम्प्ट बेटर करना पड़ेगा। अब साथ में ये हमें समरी निकाल कर दे रहा है, ठीक है, कि भाई जो बॉडी थी उसकी समरी ये है कि आपको इंटरव्यू के बारे में बताएगी। अब जो मैंने यहाँ पर टूल्स यूज करे हैं उसमें सेंड करने का भी है। अब देखो मैं सेंड करने का टूल यूज करके चेक करता हूँ क्या वो कर पाता है कि नहीं कर पाता है। मैंने प्रॉम्प्ट में लिखा फाइंड समरी, या ऐसे लिखा व्हाट इज यूनिवर्स, समराइज इट एंड सेंड दिस समरी टू। मैं अपनी दूसरी ईमेल यूज कर रहा हूं। तो मैंने प्रॉम्प्ट लिखा यूनिवर्स क्या है, तो एलएलएम अपनी नॉलेज यूज करेगा, यूनिवर्स क्या है इसको निकालेगा, फिर उसको मैं समराइज करा रहा हूँ, समराइज करेगा, फिर मैं कह रहा हूँ जो समरी बनी उस समरी को इस वाले मेल पर सेंड कर। अब देखते हैं कि हमारा एलएलएम
जब ये समरी निकालेगा और वो एजेंट को देगा, फिर एजेंट इस वाली मेल आईडी पर मेल करने जाएगा, तो सब्जेक्ट क्या रखेगा, टू में अपने आप मेल आईडी लगा देगा, बॉडी में क्या रखेगा, मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने जस्ट अपना प्रॉम्प्ट दे दिया। तो देखते हैं एजेंट परफॉर्म कर पाता है इस काम को नहीं। समटाइम्स एजेंट आपको रिटर्न करेगा कि आपने प्रॉपर सब्जेक्ट स्पेसिफाई नहीं करा है, तो आपको प्रॉम्प्ट में प्रॉपर सब्जेक्ट बताना है। देखते हैं क्या वो सब्जेक्ट अपने आप निकालेगा। लो जी, कह रहा है आई हैव समराइज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्स एंड सेंड द समरी टू आदित्य एट दिस ईमेल एड्रेस प्रोवाइडेड। मतलब इसने कंप्लेंट नहीं करी कि सब्जेक्ट नहीं बताया आपने, उसने अपने आप सब्जेक्ट अपने आप समझ लिया। सर चेक कराइए एक बार, क्या इस मेल आईडी पर आपकी मेल आई है अभी 3:02 के आसपास? आदित्य कुमार 3:01। ये लो, समरी ऑफ द यूनिवर्स अपने आप उसने सब्जेक्ट बना दिया और ये इसकी कहानी। तो दिस इज द पावर ऑफ एजेंट। एजेंट आपके ब्याह पर जो काम आप करते मैनुअली वो खुद करके आपको दे दे रहा है। सोचो, अभी ईमेल आईडी मेरे पास एक है, अगर मैं इसको एक एक्सेल शीट बनाऊं, एक्सेल शीट में सारे ईमेल आईडी रख दूं और कस्टमर का नाम रख दूं और उनका पेमेंट रिमाइंडर का मुझे मेल करना हो, तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट प्रॉम्प्ट लिखना है कि रीड दिस एक्सेल फाइल फ्रॉम दिस लोकेशन एंड सेंड द रिमाइंडर मेल फॉर द पेमेंट। बस आपको इतना लिखकर एंटर करना, काम पूरा, एजेंट आपका काम करके आ जाएगा। ठीक है, तो अब सोचो और अलग अलग लेवल पर एजेंट हमारे यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। चलिए, तो अब मैंने आपको एक आइडिया दिया कि एजेंट्स कैसे बनाए जा सकते हैं। बहुत सारी बातें जो मैं इस सेशन में कवर नहीं कर पाया, लाइक सेटअप वाला पार्ट, बट मैंने आपको थ्योरेटिकली बताया। जो मेरा मकसद था वो था कि कोड कैसे बनाया जाता है इस काम को करने का, वो कोड आपको मैंने बनाकर दिखाया। और जो लोग पाइथन जानते हैं वो शायद समझ पा रहे होंगे कि सर बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, सिर्फ बेसिक पाइथन के सिंटैक्स आपको सीखने होंगे कि पाइथन में इंपोर्ट क्या होता है, फंक्शन क्या होते हैं, क्लास क्या होता है, मेथड क्या होता है। अगर आप इतना समझ जाते हैं तो शायद यू विल बी एबल टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ एजेंट, लाइक एसक्यूएल एजेंट, एक्सेल एजेंट, ईमेल एजेंट, व्हाट्सएप एजेंट, गूगल शीट एजेंट, अलग अलग एजेंट्स आप बना सकते हो और इनको कंबाइन करके मल्टी एजेंट सिस्टम भी डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, बट द पार्ट है इसकी क्रेडेंशियल वाला, वो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कैसे आप उसे मॉनिटर कर रहे हैं। नाउ योर टर्न। तो अब आप अपने क्वेश्चंस मुझे बताइए, मैं कोशिश करूंगा उनके आंसर देने की जितना मैं दे पाऊंगा अपनी नॉलेज से। तो मुझे इनिशियली कुछ मैसेज मिले थे, तो आप चैट में भी लिख सकते हैं, और अगर आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो हैंड रेज कर दीजिए, मैं आपको अनम्यूट करूंगा और आप मेरे साथ वर्बली बात भी कर सकते हैं अगर आपके इंटरनेट कनेक्शन ठीक है, आपका ऑडियो सही चल रहा है। अदरवाइज आप चैट में भी लिख सकते हैं, मैं आंसर दूंगा। सो अभी मेरे पास 4 क्वेश्चन आए। उन 4 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन नॉन टेक्निकल है, कुछ क्वेश्चन टेक्निकल। तो सबसे पहले समझते हैं नॉन टेक्निकल क्वेश्चन के आंसर, क्योंकि जल्दी वो पूरे हो जाएंगे। क्या इस सेशन की रिकॉर्डिंग मिलेगी? आंसर इज यस। जो हमने अपना ग्रुप बनाया हुआ है उस ग्रुप में मैं आपको इस सेशन की रिकॉर्डिंग शेयर करूँ। ठीक है, ये हो गया 3-4 लोगों का जो क्वेश्चन था उसका आंसर, सीधा सा आंसर हो गया। इसके अलावा हाउ टू शो दिस इन यूआई इंस्टेड ऑफ टर्मिनल। सो अगर आप एआई इंजीनियर प्रोफाइल पर जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, साथ में एक यूआई भी लेकर चलना पड़ेगा। उसके लिए आप फ्रंट एंड में रिएक्ट, एंगुलर, एचटीएमएल, सीएसएस को इंटीग्रेट कर सकते हैं, और सिर्फ पाइथन में रहना चाहते हैं तो स्ट्रीमलेट एक लाइब्रेरी है
जिसका आप यूज कर सकते हैं इस काम को करने के लिए। तो आप पाइथन में स्ट्रीमलेट, अदरवाइज आपको जो फुल स्टैक वाले कॉन्सेप्ट होते हैं वो लाने पड़ेंगे और आपको अपने एजेंट को एपीआई बनाकर डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो एक कंप्लीट सिस्टम फिर आपको बनाना पड़ेगा। हाँ, एजेंट को टॉपिक का नाम दो और अपना मेल बताओ, वो सब कुछ अपने आप करके काम करके दे देगा। एजेंट का काम ही यही है। आप सोचो ना, आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है तो एजेंट से बनवाओ ना, आप क्यों सारे काम करना चाहते हो? बस आप उसे प्रॉम्प्ट दे दो, ये लो 5,000 रुपए, मेरा लाइसेंस बनवा देना, बात खत्म हो गई। वो अपने आप करेगा सारे काम आपके लिए जो करने होंगे उसके लिए। ठीक है, तो आपको कोई पॉलिसी परचेज करनी है तो आप इतना सारा फॉर्म फिल करेंगे, बहुत सी बात आपको समझ ही नहीं आएंगी इसमें लिखना क्या है, कहाँ क्या करने हैं। तो आपने बस एक एजेंट पकड़ा और उससे कह दिया कि मेरी ये वाली पॉलिसी करा दो, बस मुझे साइन करा दो, कहाँ करने हैं, बात खत्म। हेडेक वो अपने आप देखेगा। इसी तरह से प्रोग्रामिंग में एजेंट आने शुरू हो गए। ठीक है, वो एक हमारा लेमैन है, यहाँ पर हमारे कोड हो गया एजेंट। नहीं, आप फास्ट एपीआई का यूज करो और रेस्ट एपीआई बना दो। एक बार जब आप अपने एजेंट का एपीआई बना देते हैं, अब आप उसे एंड्रॉइड में या किसी भी प्लेटफॉर्म पर एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आप रेस्पेक्ट ऑफ क्लाइंट टाइप कोड को एक्सेस करना चाहते हैं तो फिर आप एपीआई बनाकर एक्सपोज करते हैं, वहां पर आप करें, वहां पर आपका सॉल्यूशन आएगा। क्वालिटी डेटा क्या होता है? जिसमें मिसिंग वैल्यू ना हो, जिसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट हो, है ना, वो क्वालिटी डेटा आपका कहलाता है। आप हगिंग फेस पर ओपन सोर्स मॉडल अवेलेबल है, वहां से आप ले सकते हो, जहां पर ओपन सोर्स एलएलएम आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। और दूसरा मैंने आपको ग्रॉक का बताया, ग्रॉक भी बहुत सारे एलएलएम को सपोर्ट करता है, तो आप ग्रॉक से भी इस काम को करा सकते हैं। हगिंग फेस से आप ओलामा डाउनलोड कर लीजिए, मतलब कॉलेज लाइफ में हगिंग फेस बढ़िया है। ओलामा डाउनलोड करो, लोकल सिस्टम पे चलाओ अपना, एपीआई की भी जरूरत नहीं पड़ती, बट हार्डवेयर थोड़ा अच्छा होना चाहिए। हाँ, इस काम को करने के लिए हम पाइथन लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, क्योंकि पाइथन के फ्रेमवर्क्स हमारा अच्छा सपोर्ट करते हैं एआई के लिए। बट अगर .NET के अंदर या जावा के अंदर पैकेजेस आते हैं इस काम को करने के, तो आप जावा .NET PHP से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो द पॉइंट इज, क्या लैंग्वेज जो आप चूज कर रहे हैं, क्या वो आपको फ्रेमवर्क्स देती हैं इस तरह के इंटीग्रेशन करने का? अगर देती हैं तो आप कर सकते हैं। So ChatGPT is an example of generative AI, not agentic AI, not classic AI. ChatGPT जनरेशन वाला काम कर रहा है। ठीक है, तो आप ChatGPT से सेंटीमेंट एनालिसिस, स्पैम क्लासिफिकेशन के साथ साथ जनरेशन वाला काम, एक पूरी पीडीएफ है उसको समराइज कर सकते हैं। आप अपने लिए रिसर्च पेपर, थीसिस वगैरह जनरेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ये सब आप कर सकते हैं। तो ChatGPT कम्स अंडर जनरेटिव AI। तो एजेंटिक एआई का कोई एलएलएम नहीं होता है, आप समझिए। एजेंटिक एआई में एजेंट इज इक्वल टू एलएलएम प्लस टूल्स। तो जो आपका एलएलएम है जो जनरेशन वाला काम करता है, उसी को टूल ऐड करके दे दो, वो एजेंट बन जाता है। फिर एजेंट एक्शन वाला काम करता है, एलएलएम एक्शन नहीं करता। एलएलएम तो बैठा हुआ है सर्वर पे, वो थोड़ी कोई एक्शन करेगा। एक्शन करने के लिए टूल होते हैं, टूल प्लस एलएलएम मिलकर एजेंट बनता है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। हगिंग फेस को लोकल सिस्टम पे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए पहले तो आपको 3.5 GB का एलएलएम डाउनलोड करना पड़ेगा ओलामा, और फिर उसके बाद हगिंग फेस का ओलामा का पार्टनर पैकेज है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, LangChain से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगेन 3.5 GB का डेटा डाउनलोड करने में आपके इंटरनेट स्पीड क्या है और आपके सिस्टम का हार्डवेयर क्या है वो मैटर करेगा। तो राइट नाउ इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं आपको करके दिखाऊं, एक अलग सेशन उसके लिए हम रख सकते हैं।
नहीं, चैटबॉट और एजेंटिक एआई आपस में कंबाइन होते हैं। चैटबॉट का काम हो गया जो रेस्पॉन्स जनरेट करे। अब जो रेस्पॉन्स जनरेट करने वाला काम है, अगर उसमें एक्शन भी करना है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आप ब्लिंकिट के चैटबॉट से इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपने चैटबॉट से कहा मेरी कस्टमर आईडी है, मैंने लास्ट ऑर्डर जो प्लेस किया था उसका इनवॉइस मुझे ईमेल कर दो। तो अब वो चैटबॉट एजेंटिक चैटबॉट हो गया, क्योंकि उसको ईमेल करना पड़ेगा इनवॉइस के लिए। आप उसे क्या बता रहे हो, अपना कस्टमर आईडी या अपना लास्ट ऑर्डर उससे पूछ रहे हो। नॉर्मल चैटबॉट में सिर्फ इंफॉर्मेशन आई और आपको दे दी, फर्दर एक्शन नहीं हो गया। अगर उसमें फर्दर आपको नोटिफिकेशन मिल रहा है, कोई एक्शन कराया जा रहा है, तो फिर आपका वो एजेंट का सिस्टम यूज कर रहा है, वो एजेंटिक चैटबॉट बन गया। क्लाउड एंट्रोपिक का एक प्लेटफॉर्म है। आप क्लाउड पर, जैसे चैट जीपीटी में कोडेक्स वगैरह यूज होते हैं ओपन एआई के, तो क्लाउड ने क्या दे रखा है, अलग अलग आपके प्लेटफॉर्म बना कर दे रखे हैं, जहां पर आप क्या कर सकते हैं, सारे अपने प्रॉम्प्ट को देकर वेबसाइट बना सकते हैं, एजेंट बना सकते हैं। तो इट इज लाइक ए प्लेटफॉर्म। जैसा भी हम यहाँ पर लोकल VS कोड पर सारे काम को कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो वहां पर चीजें आपको इजी मैनर में मिल जाती हैं। हर चीज के आपको प्लग एंड प्ले वाले ऑप्शन मिल जाते हैं, तो आपको लाइक नो कोड एनवायरनमेंट मिल जाता है और आपका एप्लीकेशन बनकर तैयार हो जाती है क्लाउड में। बट उसका वो चार्ज करते हैं, इट इज नॉट फ्रीली अवेलेबल। हाँ, मल्टी एजेंट सिस्टम को फाइनल का प्रोजेक्ट बिल्कुल बनाना चाहिए और ये बहुत अच्छा इंप्रेसिव होगा। ठीक है, आप कम से कम 3 से 4 एजेंट्स इंप्लीमेंट करें और उनका कोलैबोरेशन दिखाएं। ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनेगा फाइनल ईयर के लिए और काफी एडवांस माना जाएगा कॉलेज लेवल पर, क्योंकि अभी इस तरह के प्रोजेक्ट इंडस्ट्री में चल रहे हैं, है ना। अभी इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है और आप कॉलेज लेवल पर अगर ऐसा सोच रहे हैं तो दैट मीन्स आप काफी आगे का सोच रहे हैं। हाँ, किसी के लिए भी आप मेल सेंड करें, उसको आपको ईमेल आईडी देनी है। द पॉइंट इज कि मैंने ऑथेंटिकेशन जो कराया है वो जीमेल से कराया है, तो फ्रॉम जीमेल का मैंने रखा हुआ है टू कोई सा भी हो सकता है, याहू, रेडिफ, जीमेल, आपका कोई बिजनेस ईमेल हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। टू वाला अकाउंट कोई सा भी हो सकता है। ओलामा अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल है तो 2 तरह से रन कर सकते हो। पहला, लैंगचेन की ओलामा लाइब्रेरी इंस्टॉल करके, पिप इंस्टॉल लैंगचेन डैश ओलामा, पहले इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद फिर चैट ओलामा नाम की क्लास आएगी, फ्रॉम लैंगचेन अंडरस्कोर ओलामा इंपोर्ट चैट ओलामा। फिर उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर लोकली आप चला सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, हगिंग फेस का भी पार्टनर पैकेज आता है, हगिंग फेस के अंदर भी आप ओलामा का यूज कर सकते हैं। तो दोनों में से किसी भी तरह का यूज कर सकते हैं। हाँ, हम एजेंट्स को टूल का यूज करके बना सकते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट स्टूडियो है, N8N है, JPR है, Make.com है। आप वहां से भी टूल बना सकते हैं, वहां से भी एजेंट बना सकते हैं। बट द पॉइंट इज कि वो आपको जो इनबिल्ट टूल प्रोवाइड करा रहे हैं, अगर उससे आपका काम हो जाता है तो आपके लिए वो बेनिफिशियल है। और अगर आपको कस्टम टूल बनाना पड़ा अपने खुद के बिजनेस रिक्वायरमेंट के लिए, जिसके लिए कोई मार्केट में टूल अवेलेबल नहीं है, तो वहां भी आपको कोड ही बनाना पड़ेगा। और जब कोड बनाना ही पड़ेगा तो फिर आप पाइथन बना लीजिए। प्लस वो जो टूल्स होंगे उनकी भी कॉस्ट आएगी, यानी कि LLM की कॉस्ट तो आ ही रही है, प्लस वो टूल जो आप यूज करेंगे अपना एजेंट बनाने के लिए, उनकी भी कॉस्ट ऐड हो जाएगी। इन फ्यूचर अगर वो कॉस्ट बढ़ती है तो आपको पे करना पड़ेगा। तो बेसिक लेवल पर अगर आप बात करें कि मुझे ईमेल एजेंट बनाना था, तो यस, ईमेल एजेंट बनाने के लिए N8N वगैरह यूज कर सकते हैं। बट कस्टम रिक्वायरमेंट जैसी आती है, आपको कोड की तरफ जाना पड़ता है। फुल कंट्रोल आपको चाहिए तो आपको पाइथन अप्रोच यूज करना ही चाहिए रादर देन टूल वाली अप्रोच। तो इंडस्ट्री हाइब्रिड पे चल रही है, आपको दोनों तरह से आना चाहिए। टूल के थ्रू भी एजेंट बनाने आने चाहिए, क्विक सॉल्यूशन है, और कोड के थ्रू आना चाहिए, फुल कंट्रोल आपके पास रहता है। जैसे ब्रेन होता है ह्यूमन का जो सीखता है और लर्निंग करता है, इसी तरह से AI का ब्रेन मॉडल कहलाता है। अब उस मॉडल से
अगर हम नए कंटेंट जनरेट करा दें तो उसे लैंग्वेज मॉडल कहते हैं। अब अगर हम मॉडल को ट्रेन करते समय बहुत सारा डेटा दे दें तो ऐसा मॉडल फिर लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM कहलाता है। ठीक है, तो अभी के लिए लार्ज लैंग्वेज मॉडल ऐसा मॉडल जो मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा पर ट्रेन हुआ है और फिर आपके नई सिचुएशन पर रीजनिंग लगाकर आपको रेस्पॉन्स जनरेट करके देता है, उस ऑब्जेक्ट को आप LLM कह सकते हैं अभी के लिए। इस कोर्स को करना है, इसके चार्जेस क्या होंगे, तो दूसरी टीम है, मैं उसके लिए राइट पर्सन नहीं हूँ आपको बताने के लिए कि क्या चार्ज होंगे, कैसे होंगे। तो जो आपका ग्रुप है आप वहां से पूछ लीजिए, वहां पर आपको असिस्टेंस मिल जाएगी क्या चार्जेस। हाँ, ये क्वेश्चन टेक्निकल है कि क्या जनरेटिव एआई या एजेंटिक एआई को सीखने के लिए हमें मशीन लर्निंग, पांडास, नंपाई, विजुलाइजेशन जैसे, रिग्रेशन जैसे कॉन्सेप्ट आने चाहिए। सो अब यहाँ पर दो पॉइंट होते हैं, पहला एआई इंजीनियर, दूसरा एआई रिसर्चर। अगर आप LLM बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं तो जस्ट एक ओवरव्यू आपको नंपाई, पांडास, मैटप्लॉट, सीबॉन, ML, DL का आना चाहिए। आर्किटेक्चर लेवल पर आपको बहुत ज्यादा जाने की या टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। आप देखिए आपके पास लर्निंग पाथ में टाइम कितना है। अगर आप कह रहे हैं मेरे पास 12 महीने, 14 महीने, 16 महीने हैं, तो आप इस जर्नी को कंप्लीट करें डिटेल में जाके। आप कह रहे हैं सर इतने में तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ जाएगी, मैं पीछे रह जाऊंगा, तो फिर आप एक ओवरव्यू लें ML, DL, नंपाई, पांडा का और सीधा जंप कर जाएं इसकी तरफ, LLM की तरफ। आर्किटेक्चर लेवल पर आप तब जाएं जब आपको खुद का LLM बनाना हो और आप एप्लीकेशन पे काम करना चाहते हैं, तो जो LLM बन गए हैं उनको यूज करके अपनी एप्लीकेशन बनाइए और अपनी प्रोडक्टिविटी सामने वाले को दिखाइए। ओवरव्यू इज सफिशिएंट। आर्किटेक्चर लेवल की नॉलेज है तो आप रिलेट कर लेते हैं, अदरवाइज नहीं है तो एप्लीकेशन फिर भी आप बना लेंगे। आप किसी भी रिक्वायरमेंट को ले लीजिए अपने प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करने के लिए। आप जिस कॉलेज में बीटेक कर रहे हैं उस कॉलेज में देखिए कि ऐसा क्या है जिसका वर्क फ्लो ऑटोमेशन किया जा सकता है। ठीक है, जैसे आप स्टूडेंट आ रहे हैं, स्टूडेंट आने के बाद उनका एडमिशन हो रहा है, लाइब्रेरी में उनकी एंट्री हो रही है, प्लेसमेंट में उनकी एंट्री हो रही है, उसके बाद उनकी चेकिंग होती है कि प्लेसमेंट में वही बैठेंगे जिनका ये नंबर आया हुआ है या इतने नंबर आए हुए हैं, बैकग्राउंड ये है। तो आप इस पूरे वर्क फ्लो को ऑटोमेट करने के लिए एजेंट्स या मल्टी एजेंट सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। आप अपने कॉलेज के लिए चैटबॉट बना दो। कॉलेज की मोबाइल ऐप होगी, कॉलेज की वेबसाइट होगी, उसमें कोई भी स्टूडेंट आए, अपना रोल नंबर, अपनी आईडी बताए और वो आपको आंसर देना शुरू कर दे। तो ये सबसे अच्छा प्रोजेक्ट होगा आपके कॉलेज के लिए। उसमें आप एक्शन ऐड करना चाहो तो एक्शन भी ऐड कर देना कि मेरा लास्ट पेमेंट जो मैंने किया था उसकी फी रिसिप्ट मुझे मैसेज कर दो, व्हाट्सएप कर दो, ईमेल कर दो। सामने कोई इंसान नहीं बैठा होगा, एजेंट बैठा होगा और वो आपके क्वेश्चन का आंसर कर रहा होगा। नॉर्मल एआई चैटबॉट में एक्शन नहीं होगा ना। नॉर्मल एआई चैटबॉट आपको ईमेल ड्राफ्ट करके दे देगा, सेंड नहीं कर पाएगा, रीड नहीं कर पाएगा। ठीक है, आप उसे रीड करके डेटा दे दीजिए, वो समराइज कर देगा, लेकिन वो रीड नहीं कर पाएगा, उसके पास वो टूल ही नहीं है जिस काम को वो ये कर पाएगा। तो नॉर्मल एआई चैटबॉट और ईमेल या एआई चैटबॉट एजेंटिक वाले में यही डिफरेंस है। अगेन सेम क्वेश्चन है, अगर आप टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट मैनर में काम करना चाहते हैं तो आपको अपना एजेंट बनाने के बाद इसको सर्वर पे होस्ट करना पड़ेगा एज एपीआई। और जब एक बार वो एपीआई बन जाती है फिर आप उसे किसी भी टेक्नोलॉजी में कंज्यूम कर सकते हैं, नो मैटर ये जावास्क्रिप्ट है, नोड.js है या कौन सी एप्लीकेशन है, ये उस पर डिपेंड करेगा। आपको एपीआई बनाकर छोड़ देनी है प्रोडक्शन पे काम करने के लिए।
नहीं, अगर आपने मन स्टैक का कोर्स करा हुआ है तो डेट मीन्स प्रोग्रामिंग फंडामेंटल तो आपके पहले से तैयार है। अब आप उस अपनी नॉलेज को आगे यूज कर सकते हैं एआई इंजीनियर प्रोफाइल में अपग्रेड करने के लिए। तो फुल स्टैक एआई इंजीनियर, आप बिलीव करिए, अगर आपने अपने रिज्यूमे के अंदर लिख दिया फुल स्टैक एआई इंजीनियर, तो आपके रिज्यूमे का वेटेज बाकी एआई इंजीनियर के वेटेज से बेटर हो जाएगा। ये आपके प्लस पॉइंट हो गया, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री में सिर्फ बैकएंड पे काम करने वाला बंदा है और एक तरफ उसको बैकएंड फ्रंट एंड दोनों आते हैं, तो वेटेज उसको मिलेगी जिसको दोनों आते हैं। स्पेशली जब आप स्टार्टअप जैसे कंपनी में जा रहे हो, एमएनसी लेवल पर तो अलग अलग टीम होती है, फ्रंट एंड के अलग है, बैक एंड के अलग है, हर काम को करने के अलग अलग। तो आप मन स्टैक जानते हैं, दैट मीन्स आपका एक पार्ट पूरा है। अब साथ में एआई इंजीनियर ऐड कर दो और प्रोफाइल बन जाएगी एआई इंजीनियर फुल स्टैक। आने वाले टाइम पर ये प्रोफाइल काफी डिमांड में होगी। बेसिक पाइथन आपको आती है, आप बेसिक पाइथन के बाद जनरेटिव और एजेंटिक की एप्लीकेशन बना सकते हैं, बट आप इमेजिनेशन में थोड़ा सा लैग करेंगे। मैं बोलूंगा एम्बेडिंग्स। अब आपको एम्बेडिंग की पिक्चर ही नहीं समझ में आएगी एम्बेडिंग क्या होती है। मैंने बोला मॉडल, तो आप मान लोगे मेरी बात कि मॉडल कोई होता होगा जो हमारा क्वेश्चन का आंसर देता है, लेकिन अगर आप एमएल का एक आइडिया लेकर आए हैं तो आप मानने के साथ साथ इमेजिन भी कर पाओगे, अच्छा ये होता है मॉडल। ये डिफरेंस आता है। आप टेक्नोलॉजी को अप टू डेट, अपने आप को अप टू डेट रखिए टेक्नोलॉजी के साथ, क्योंकि कभी फुल स्टैक चलता था, कभी जावा चलती थी, कभी मशीन लर्निंग डीप लर्निंग पे बहुत काम होता था, आज एआई इंजीनियर प्रोफाइल पे काम हो रहा है। ऑब्वियसली आप ये सोचेंगे सर हमने ये कर लिया तो आगे का क्या गारंटी है कि आगे कुछ और नया नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो आपका जो अप्रोच है वो लर्निंग वाला ही होना चाहिए। जब तक आप इस फील्ड में रहेंगे लर्निंग आपकी होती रहेगी। आने वाले टाइम पर अभी हम एजेंटिक एआई डिस्कस कर रहे हैं, अगला फेस आएगा ऑटोनोमस एआई का, उससे अगला फेस आएगा एजीआई का, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस का। और एजीआई वाले पर तो अभी काम ही नहीं हो रहा है, उस पर तो अभी सिर्फ थ्योरी में रिसर्च चल रही है, अभी तो उस पर कोई कोड ही नहीं बना है। ऑटोनोमस एआई अगला 2 साल बाद का टर्म होगा, ऑटोनोमस एआई। उसके कई साल बाद का टाइम या अगली जनरेशन आपकी देखेगी एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। तो जब तक इस फील्ड में रहना है अपने आप को अपडेट करते रहना है। आपने अपने आप को अपडेट नहीं करा, पीछे से कोई एक आएगा और आपसे आगे निकल जाएगा और आप देखते रह जाओ। एम्बेडिंग मीन्स न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर टेक्स्ट। आपका प्रॉम्प्ट है वो हो सकता है स्पेशली रिक्वायर्ड इन रैक पाइपलाइन। तो अभी मैंने इसमें कहीं रैक पाइपलाइन का यूज नहीं करा, तो अभी इसमें कहीं भी आपको ऐसा एम्बेडिंग वाला पॉइंट टच नहीं करा है मैंने। बट इन जनरल एम्बेडिंग मीन्स न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर टेक्स्ट। हाँ जी, बना सकते हैं। वेब स्क्रैपिंग को भी एजेंट से करा सकते हैं। एक एजेंट बना दो और उससे कहो कि मुझे ये डेटा इंटरनेट से ला कर दो, वो ढूंढ कर अपने आप ला कर दे देगा। इवन हमारे पास जनरेटिव एआई के अंदर सर्च इंजन भी होता है, सर्च इंजन का टूल होता है, आप उसको यूज करके बड़े से एजेंट बना सकते हैं। डेटा साइंस आपने करा हुआ है, आगे क्या करना चाहिए? तो आगे एआई इंजीनियर अगला एक स्टेप होता है, उसको आप कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल को एनहेंस करने के लिए। क्योंकि आप कहीं भी अप्लाई करेंगे आज एआई के नाम से, तो जेडी के अंदर
चार पांच टर्म आपको जरूर मिलेंगे। पहला LLM, दूसरा रैक पाइपलाइन, तीसरा वेक्टर स्टोर या वेक्टर डेटाबेस, चौथा AI एजेंट, पांचवा मल्टी एजेंट्स। तो ये पांच छह टर्म्स तो ऐसे हैं जो कॉमन हो गए हैं आजकल जेडी में, है ना। तो अगर आप AI के किसी फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं तो इतना तो आना ही चाहिए। उसके बाद देखते हैं कि वो और क्या मांग रहे हैं। तो डेटा साइंस आपको आती है, जनरेटिव एजेंटिक AI करने में मुझे लगता है आप 2.5 से 3 महीने लगा दोगे तो आपका अपग्रेड वाला काम आसानी से हो जाएगा। SDK की जरूरत नहीं है। आप एम्बेडिंग मॉडल्स होते हैं, जैसे LLM होते हैं, इसी तरह से एम्बेडिंग मॉडल्स होते हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं, या लोकल एम्बेडिंग मॉडल भी हगिंग फेस से डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। ठीक है। डेटा एनालिस्ट हो गई, आगे क्या करना चाहिए? दो ऑप्शन है। पहला, अगर कहीं आपको ऑप्शन मिलता है तो आप उसको ज्वाइन करिए और साइड बाय साइड अपना आगे क्या अपग्रेड कर सकते हो उसके बारे में सोचिए। और आपका चीज़ें ठीक हैं, फाइनेंशियली सब ठीक है, आपका कोई फैमिली प्रेशर नहीं है, तो आप टाइम दे सकते हैं 4 महीने का और अपने आप को अपग्रेड कर लीजिए AI इंजीनियर प्रोफाइल में, तो आपका और बेटर हो जाएगा। अभी AI के अंदर डोमिनेटिंग फील्ड LLM बेस्ड कोई भी है। जहां पर LLM बेस्ड कोई भी आपने काम कर लिया वो मार्केट में ट्रेंड में चल रहा है। चाहे आप LLM बेस्ड बॉट बनाएं, मेनली बॉट वाला काम इस पर किया जा रहा है, प्लस टूल ऐड कर दें तो वो एजेंट वाला काम होना चाहिए। तो अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं यही AI का फील्ड अभी मार्केट में सबसे ज्यादा चल रहा है। मैंने पहले ही बताया, ऑलरेडी जो लोग फुल स्टैक में हैं वो इस प्रोफाइल को प्लस करके अपना रिज्यूम बनाएंगे तो एक्स्ट्रा वेटेज उन्हें मिलेगी। तो ऑब्वियसली रिवर्स भी ट्रू है। जो लोग ऑलरेडी AI इंजीनियर प्रोफाइल में हैं और अगर वो फुल स्टैक अपना ऐड कर लेते हैं, लाइक नोड वगैरह या रिएक्ट कुछ भी ऐड कर लेते हैं, तो उनको वेटेज मिलेगी। ठीक है। तो आने वाले टाइम पर अगर हम स्टार्टअप या मीडियम लेवल ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड हैं तो वो ऐसा बंदा मांगती है जिसको फ्रंट और बैक दोनों का नॉलेज होना चाहिए, तो वहां पर थोड़ा सा एज मिल जाता है हमारे। ऑब्वियसली एक फ्रेशर कितना पढ़े, कहाँ तक पढ़े, है ना, ये क्वेश्चन हमेशा बना रहता है। सामने JD में लिखा होता है फ्रेशर की रिक्वायरमेंट है, और जब वो लिखते हैं क्या क्या आना चाहिए तो वो लिख देते हैं जो 5 साल वाले को आना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपटीशन बहुत है ना, लोग बहुत आ रहे हैं मार्केट, हर कोई सीखने लगता है। तो अब फिल्टर कैसे करें? ऊपर टैग डाल दो फ्रेशर का और नीचे टेक्नोलॉजी इतनी लिख दो कि वो 4 साल वाले को ही आती होंगी। तो अब आपको एज ए फ्रेशर उस लेवल तक सोचना पड़ेगा। आप सोचो मैं बेसिक पाइथन SQL सीख कर अब इंडस्ट्री में एंटर कर जाऊंगा, तो सामने वाला कह रहा है कि मैं इसको क्यों लूं, फिर जब मुझे एक ऐसा फ्रेशर मिल रहा है जिसको 4 साल वाले के बराबर आता है, उसको उठाऊंगा ना फिर मैं। तो ये क्वेश्चन ऑब्वियस है कि एक फ्रेशर कितना पढ़े। अपडेट करते रहो, बाकी ऑटोमेटिक चीजें अपने आप सही होती रहती हैं। सही बात है।
स्टार्टिंग में जॉब कई सारी अवेलेबल हैं। आप एमएल इंजीनियर पे जा सकते हो, आप स्टार्ट कर सकते हो पावर वे डेवलपर से, सिक्वल डेवलपर से। तो कई सारे जॉब प्रोफाइल हो सकते हैं फ्रेशर के लिए। एआई का यूज अलग अलग डोमेन में तभी अच्छा हो पाता है जब आपको उस डोमेन की नॉलेज हो। जैसे एआई इन स्पोर्ट्स, एआई इन पॉलिटिक्स, एआई इन हेल्थ, एआई इन सेल्स, एआई इन एनी फील्ड। तो वो आप तभी सोच पाएंगे जब आपको उस फील्ड की नॉलेज हो। ठीक है, जब तक आपको उस फील्ड का आइडिया नहीं होगा आप उसको अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। अगर आप एप्लीकेशन डेवलपर हैं तो और डिफरेंट टेक्नोलॉजी पर हैं तो पाइथन सीखेंगे पहले। अराउंड 2 मंथ्स में आपका पाइथन हो जाता है। उसके बाद आप बेसिक आइडिया लीजिए डेटा प्रोसेसिंग का, नंपाई पांडास का। उसके बाद एक ओवरव्यू लीजिए एमएलडीएल का। तो आई थिंक 6 मंथ में हो जाना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी एक फील्ड में वर्किंग है तो आप 6 महीने में कर लेते हो ये वाला काम। हाँ, अगर आप कोई वर्किंग नहीं हो, जीरो पर हो, तो आपको 8 से 10 महीने देने पड़ेंगे। अपडेट कैसे रह सकते हैं न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ? लिंक्डइन ज्वाइन करो। आप मेटा पे हो गए, आप इंस्टाग्राम पे हो गए, इसी तरह से लिंक्डइन प्रोफाइल है, वहां पर आप अच्छी कम्युनिटी ज्वाइन करिए, अच्छे लोगों को फॉलो करिए। आपको काफी इंफॉर्मेशन अपडेट मिलती रहती है लिंक्डइन से। आप में से बहुत सारे लोग लिंक्डइन पर होंगे, बहुत सारे नहीं होंगे। जो नहीं होंगे वो कुछ मिस कर रहे हैं। मेरी तरफ से क्लास फिनिश है, बस क्वेश्चन आंसर राउंड चल रहा है। क्वेश्चन आंसर आपके कंप्लीट होते ही सेशन एंड हो जाएगा हमारा। जिनका कोई कंसर्न नहीं है, जो एग्जिट होना चाहते हैं वो लोग एग्जिट हो सकते हैं। हाँ, दूसरा ये कि इस तरह के सेशन हम आने वाले टाइम पर भी करते रहेंगे। जैसा भी हमने इस पर करा है, आने वाले टाइम पर रैक पर भी करेंगे, अदर एजेंट्स बनाएंगे और बहुत सारी चीजें करते रहेंगे। तो उसकी इंफॉर्मेशन वगैरह जो भी आपको मिलेगी वो हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, मेटा, इंस्टा वगैरह, लिंक्डइन वगैरह, वहां पर अवेलेबल होगी। तो आप उन पर एक्टिव रहेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। नहीं, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन इस लेवल पर आप जाना चाहते हो तो वो इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते। वो ज्यादा इंटरेस्टेड डीएसए में होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। तो जब आप माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, गूगल जैसी कंपनियों की बात करते हैं तो वो कोर पर ज्यादा फोकस करते हैं, लॉजिकल पार्ट पर ज्यादा फोकस करते हैं। दैट इज डीएसए इज रिक्वायर्ड उस लेवल पर। साथ में जो आपकी नॉलेज है वो ठीक है। सर्टिफिकेट कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा? शायद बैकएंड टीम की तरफ से आपको कुछ लिंक मिलेगा, वो आपको उसमें डिटेल्स कुछ मांगेंगे और जैसे ही वो प्रोसेस होगा आपको सर्टिफिकेट अवेलेबल हो जाएगा। तो हमारी तरफ से आपको सर्टिफिकेट शेयर कर दिया जाएगा इंडिविजुअल विंडो पर या ग्रुप में, जैसा भी होगा। तो बैकएंड टीम आपके साथ कम्युनिकेट कर लेगी। डीएसए आप बेटर है कि जो आपके ये लेवल पे कंपनी है, गूगल, फेसबुक, है ना, तो इनके पास्ट में
क्या क्या इंटरव्यू राउंड हुए थे, उसमें क्या पूछा गया था, उन क्वेश्चन पेपर को देखिए, वो आपको ज़्यादा बेटर बता पाएंगे। वहां से अच्छी नॉलेज लगेगी कि डीएसए में क्या पढ़ना चाहिए। तो जब आप डीएसए में जा रहे हो तो ये क्वेश्चन मत रखो कि किस लेवल पर पढ़ना चाहिए, या तो पढ़ो मत, या पढ़ो तो फिर लेवल खत्म कर दो। क्योंकि आप कभी गूगल और अमेजन में क्वालिफाई कर पाओगे जब आपने लेवल वर्ड को सुना ही नहीं होगा। या तो पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। पढ़ना है मतलब सामने वाला कुछ ही पूछेगा, मुझे आना चाहिए, तभी आप गूगल फेसबुक की बात या माइक्रोसॉफ्ट की बात कर सकते हैं। अगर आप थर्ड ईयर में, जब आपके प्लेसमेंट आएंगे नेक्स्ट ईयर फोर्थ ईयर में, तो एआई इंजीनियर प्रोफाइल की डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई होगी। और जो कंपनीज अभी कॉलेज में आ रही हैं वो साथ में रिक्वायरमेंट में एलएलएम बेस्ड बॉट आपने बनाए नहीं बनाए, एजेंट्स बनाए नहीं बनाए, ऐसे लोगों की हायरिंग करना शुरू कर देंगे। आप अभी देखें बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में स्पेशली एआई एमएल नाम से ब्रांच बना दी गई है। एक टाइम होता था सीएस, आईटी, ईसी, सिविल, मैकेनिकल, ये ब्रांचेस होती थी। आज किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाइए, ये सारी ब्रांचेस नहीं मिलेंगी आपको। ब्रांचेस मिलेंगी एआई, एमएल, डेटा साइंस, सीएसई, ये ब्रांच मिलेंगी आपको। तो आने वाले टाइम पर, जब अभी आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में हैं, तो जब आप प्लेसमेंट के टाइम तक पहुंचेंगे तो ये मार्केट में काफी हमारा पॉपुलर हो चुका होगा ये प्रोफाइल। तो सीधा कंपनीज आपको डिमांड कर रही होंगी। किसी वेबसाइट को बनाने का फ्रंट एंड है, एक बैक एंड। तो फ्रंट एंड में आप टेक्नोलॉजी आती हैं, HTML, CSS, रिएक्ट, नोड, जो भी आप यूज करना चाहते हैं, सॉरी, ये सब आप यूज कर सकते हैं। बैक एंड वाली टेक्नोलॉजी आप पढ़ सकते हैं और फिर डेप्लॉयमेंट वाला पार्ट उसको सीख सकते हैं। साथ में एक डेटाबेस आ गया, NoSQL या SQL में से कोई सा भी आप ले सकते हैं। तो मोटा मोटा फ्रंट एंड सीखना है, कोई एक डेटाबेस टूल सीखना है, और कोई बैकएंड टेक्नोलॉजी में आप जेंगो में चले जाइए, एक्सप्रेस, नोड वगैरह पे चले जाइए। PHP शायद अब अच्छा सोल्यूशन नहीं रहेगा प्रोडक्शन, अगर आप कॉमर्शियल एप्लीकेशन की बात करते हैं। मीन मार्न स्टैक में से कोई एक पढ़ लो, ज्यादा सही है। नहीं, लर्निंग एआई जॉब की गारंटी नहीं देता। लर्निंग एआई आपको कंपटीशन में ले आता है। अगर आप एआई नहीं पढ़ते हैं तो आप कंपटीशन से पहले ही बाहर हैं, आप पहले स्टेप पे ही नहीं जा रहे हैं। और अगर आपको एआई आती है तो आप कंपटीशन का हिस्सा बन जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट कि सर एआई पढ़ने के बाद जॉब गारंटी होगी, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। एआई पढ़ने के बाद आप जॉब के लिए जो क्राउड आ रहा है उसके साथ क्लब हो जाएंगे, और नहीं पढ़ेंगे तो शायद उस क्राउड से पीछे रह जाएंगे। कैरियर स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म पे मैंने बताया आपको, जनरेटिव एआई, एजेंटिक एआई। इसके बाद अगला पड़ाव अगले साल शायद हम मिलेंगे ऑटोनोमस एआई के सेशन के लिए। बीच में मिलते रहेंगे, बट आने वाले टाइम पर ऑटोनोमस एआई पढ़ रहे होंगे, उसके आगे वाले टाइम पर एजीआई पढ़ रहे होंगे। तो लॉन्ग टर्म आप मान के चलिए कि आपकी आने वाली जो एक दो जनरेशन है वो भी एआई पे काम कर रही होंगी। एआई का आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं वो और ऐड होते चले जाएंगे, रिप्लेसमेंट नहीं होगा। एजेंटिक एआई सीखने के लिए मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग आना जरूरी है। तो एक प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन बनानी है तो ओवरव्यू काफी है। और आर्किटेक्चर लेवल पर अगर आप जाना चाह रहे हो, जिसमें आप खुद अपना एलएलएम बनाने की कोशिश करते हो, तो फिर आपको डीप में पढ़ना होगा, डीप लर्निंग के लिए। तो बट मैं रिकमेंड करता हूँ इनिशियल लेवल पर आप एक आइडिया लीजिए मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग का, कैसे मॉडल होते हैं, एम्बेडिंग क्या होती हैं,
सो डैट जब आप यहाँ पर आए और इन वर्ड्स को सुने तो आपके ब्रेन को एक इमेज पता होगी कि ये सब वर्ड्स क्या होते हैं। भले ही आप फ्रंट पे उनका यूज नहीं कर रहे हैं, बैक एंड में वो सब हैंडल हो रहा है हमारा लाइब्रेरीज के थ्रू, ठीक है। तो एक आइडिया होना चाहिए। अगर आपने ये लिंक ज्वाइन किया है किसी फ्रेंड से, तो कोई नहीं, जो आपके फ्रेंड होंगे वो हमारे ग्रुप में होंगे, उनके थ्रू आपको मिल जाएगा। आप उनको अपना नंबर दे दीजिए, आपको हम अपने ग्रुप में ऐड करा देंगे ताकि आपको आगे के कंटेंट मिलते रहें। आप यहाँ शेयर कर दीजिए अपना नंबर, बैकएंड टीम शायद इसको प्रोसेस कर देगी। चलिए, आई होप इस सेशन में आपने काफी कुछ सीखा होगा। तो नाउ आई एम रैपिंग अप दिस सेशन। कोई कुछ और पूछना चाहता है, कुछ कम्युनिकेट करना चाहता है तो कम्युनिकेट भी कर सकता है। एनी ब्रांच ऑफ LNA Academy इन यमुनानगर हरियाणा। सो अभी तो हमारी ब्रांच नहीं है वहां पर, बट पॉसिबली आने वाले टाइम पर नियर बाई एरिया में कोई ना कोई ब्रांच हमारी वहां पर हो सकती है। बट अभी तो हमारी ब्रांच नोएडा सेक्टर 2 में ही है। तो जो भी NCR से बाहर के कैंडिडेट हैं, ऑनलाइन के थ्रू हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे अभी आप हो रहे हैं, इसी तरह से हो सकते हैं। एंड डेफिनेटली हम फ्यूचर में इस पर बिल्कुल देखेंगे कि क्या हम उधर एक ब्रांच लगा सकते हैं अपने। Anything else? Okay, fine. So I'm wrapping up this session. Thanks for your time.